क्यों बाकी होने क्यों नहीं दिए? अच्छा कॉलेज चल रहा है, बाकी? हाँ तुम क्यों नहीं आई? अच्छा तो तुम घर गई थी क्या? तुम हरियाणा से हो क्या? तो वापस जाना पड़ा। हाँ ये तो खैर लॉस तो हो ही रहा है सबका, वो तो हम लोग मान ही रहे हैं। तो टेस्ट कैसा लगा था? ठीक था? क्यों सेजल? भी तुम स्माइल दे रही थी ना जब मैंने पूछा टेस्ट कैसा था, तो तुम बड़ी स्माइल दे रही थी मेरी तरफ। ये स्माइल गुस्से वाली थी कि या प्यार वाली थी, ये बता दो। तुम गुस्से से स्माइल दे रही थी कि हाँ कि बहुत अच्छा था, देख लिया, बहुत बढ़िया टेस्ट दिया था आपने। तो कैसा था बेटा टेस्ट? सही था ना? मैंने बोला था लेवल थोड़ा बढ़ा के ही दूंगी, है ना? वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि बेनिफिशियल इससे रहेगा क्योंकि आपको हैबिट हो जाएगी उतने टफ टेस्ट करने की, है ना, धीरे धीरे। तो जब आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठोगे ना तो वो चीज़ आपको बड़ी फ्रेंडली नजर आएगी। ऐसा रहेगा हम बहुत फ्रेंडली उनके साथ हैं, वरना एकदम अभी इजी देंगे, फिर यूपीएससी के पेपर में ऐसा रहेगा कोई आसमान फट पड़ा है हमारे ऊपर और ये धरती फट जाए हम इसी पर समा जाए, तो वो कंडीशन हो। इससे अच्छा ना तो धरती फटे ना ही आसमान फटे, है ना? इसके बाद का टेस्ट और कठिन होगा, पहले ही बता दीजिए, और टफ होगा, ठीक है? तो टफ पे टफ होता चला जाएगा। चलो खैर ठीक है। उस दिन हम लोग बात कर रहे थे, टॉपिक हमारा चल रहा था, मतलब स्टार्ट किया था हमने, वो है पब्लिक फाइनेंस या हिंदी में लोक वित्त। इसी टॉपिक को हम गुड मॉर्निंग गवर्नमेंट बजट या सरकारी बजट भी कहते हैं। हमने कुछ बातें की थी इसके अंदर, आपको याद होगा, और मैंने बताया था कि जब हम बजट बनाते हैं तो बेसिकली हम लोग कितने तरीके के डेटा का इस्तेमाल करते हैं। चलो बताओ कितने डेटा का इस्तेमाल करते हैं बेटा, याद करो, फ्राइडे की क्लास में मैंने समझाया था पूरा। तो हम लोग कितने डेटा का यूज़ करते हैं अगर हमें किसी एक ईयर का बजट बनाना है, आई मीन टू से, तो हम लोग कितने तरीके के डेटा को यूज़ करेंगे ताकि जो करेक्ट हमारे पास जो है वो डेटा आ पाए, ठीक है? तो बताओ। थ्री कौन कौन से? वेरी गुड, जिसे हम क्या कहते हैं, एडी, पीई और बीई, है ना? मतलब एडी, पीई और बी। तो मैंने बताया था आपको कि जब भी हम डेटा इस्तेमाल करते हैं तो हम एक करते हैं एडी, दूसरा करते हैं पीई और तीसरा करते हैं बीई। एडी होता है इसमें एक्चुअल डेटा जो हमारे पास लास्ट ईयर का होता है ना, क्योंकि वो बजट बन चुका होता है, तैयार हो चुका होता है, उसके अकॉर्डिंगली पूरे साल भर में हम काम कर चुके होते हैं, ठीक है? तो वो होता है एक्चुअल डेटा। बीच का होता है जिसे हम बोल रहे हैं कि पीई, मतलब प्रोविजनल। अभी देखो जो भी बजट है वो हमारे पास प्रोविजनल है, मतलब अनंतिम है ना? अभी हमें पता नहीं है कि आगे क्या कंडीशन होगी, क्या नहीं होगी, हमें कुछ भी पता नहीं है। फिलहाल हमने एक बजट है उठाकर रख दिया है। और जो बीई है मतलब बजटरी एस्टिमेट्स हैं, वो लास्ट में जाकर निकल कर आएंगे कि ठीक है हमने जो खर्च सोचा था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, या हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ा, एक्स्ट्रा मनी उसमें एड ऑन करनी पड़ी। तो 3 डेटा से मिलकर किसी एक साल का बजट बनकर तैयार होता है। तो 24 to 25 का जो बजट बना है वो बच्चों 3 डेटा को लेकर बना है, एक तो एडी, दूसरा पीई और तीसरा बीई। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार आते रहते हैं और मैंने उस दिन आपको बताया भी था, समझाया भी था। ठीक वैसे ही जैसे कि एक घर का खर्चा, मैंने क्या बोला था कि अगर आप बजट का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको फैमिली से लेकर चलें। एक हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर है या एक हाउस होल्ड जो मैनेजमेंट है, आप उससे लेकर चले तो आपको इसको समझना जो है वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो सेम वैसे ही जैसे हम एक अपने घर का बजट बनाते हैं हमारे जी मंथली, तो हमें ये पता होता है कि लास्ट मंथ में हमारा खर्चा क्या हुआ, करेंटली हमारे पास क्या क्या खर्चे हैं जो तैयार हैं।
ठीक है। नोटिस दिए जाने के बाद ही इज नॉट लाइबल फॉर एनी न्यू एक्ट डन बाय दैट फर्म। ठीक है, जैसे नोटिस दे दिया उसके बाद के लिए उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। अब क्वेश्चन जनरली ये आता है, लास्ट पॉइंट अभी मैं लिखवाऊंगी आपको, कि भाई उस 6 मंथ्स में क्या होगा। जो 6 महीने है ना, जो हमने उसे चूज करने का समय दिया है, ही विल बी ट्रीटेड एज माइनर। सिंपल सा याद रखो, जब तक हमने 6 महीने का समय दिया है कि भाई 18 साल के हो गए, 6 महीने में चूज कर दो, तो 6 महीने तक उसकी लाइबिलिटी क्या है? नो पर्सनल लाइबिलिटी, हिज प्रॉपर्टी इज लाइबल और हिज शेयर इन द प्रॉफिट इज लाइबल। प्रॉपर्टी में जो शेयर है, प्रॉफिट में जो शेयर है, वो लाइबल होगा उस समय के दौरान जो हो तो गया है, इलेक्शन का टाइम दिया है। तो 6 मंथ्स में ही इज लाइबल जस्ट लाइक अ माइनर, वो माइनर की तरह ही उसकी लाइबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो ये 7 और 8 और 9 में बात की गई है डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। ये चीज आप लिखिए 9 में। तो ठीक है, हम लोगों ने बोला था, तो उसी तरीके से हमारे क्या होते हैं, हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो भी मेंटेन होते हैं। लास्ट मंथ का क्या है, इस मंथ में क्या है, और लगभग उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग नेक्स्ट मंथ को भी कैलकुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, बजट किसे कहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। बजट क्या होता है बच्चों, बजट क्या होता है? थोड़ा रिवाइज करने से क्या होगा ना, कि जो स्टूडेंट्स नहीं आए थे फ्राइडे को, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। आपके लिए अच्छा है कि एक ओरल टेस्ट टाइप का हो जाएगा। हाँ, तो क्या क्या है आदित्य, बताओ क्या बोल रहे थे बेटा, क्या बोल रहे थे बेटा तुम? फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, थोड़ा सा फिर भी और इसे इलाबोरेट करोगे तो क्या बोल सकते हो? पॉलिसी मेकिंग। बजट नॉट फिस्कल पॉलिसी, बजट। बजट का एग्जैक्ट मीनिंग बताओ बेटा। बस, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। मैंने बोला था आय व्यय का लेखा जोखा, है ना। क्या रिसिप्ट से और क्या हमारे एक्सपेंडिचर से, है ना। जब हम उन चीजों को मैनेज, फिर जो तुमने बात बोली वो ठीक था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैडम, कि फिर जब हम उसको फाइनेंशियली वही मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो दैट इज कॉल्ड बजट। बजट वर्ड कहाँ से आया? बुजेट से आया। बुजेट वर्ड कहाँ से आया? फ्रांस से आया, है ना, क्योंकि फ्रांस में उसका मतलब होता था चमड़े का थैला या लेदर बैग। ठीक है, तो लेदर बैग से क्या करते थे, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर अपने कुछ रिपोर्ट्स को निकालते थे, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को निकालते थे, और निकाल कर उसे पूरे हाउस में डिस्कस करने का काम करते थे। तो उसी तरीके से जब वो उसे खोलते थे तो कहते थे देखो बजट खोला गया, तो बजट खोला गया मैंने आपको बताया, इसलिए बजट हमेशा ओपन किया जाता है। हमेशा हम देखते हैं कि उस पिटारे से हमारे लिए क्या क्या निकलेगा। तो पहले उसमें एक सिंबॉलिक ब्रीफकेस होता था, पर मैंने बोला कि अभी ब्रीफकेस तो नहीं खोला जा रहा है, क्योंकि जस्ट बिकॉज लास्ट ईयर से निर्मला सीतारमण जी ने लैपटॉप के थ्रू या एक मतलब गैजेट के थ्रू एक डिजिटलाइज जो बजट है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया, और तब से फिर क्योंकि हम लोग पेपरलेस वर्किंग की भी बात कंटिन्यूसली अपने कंट्री में कर रहे हैं, तो इस वजह से, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पेपर लगते थे, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि लैपटॉप के या टैब के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से उन्होंने उन चीज़ों को बताने की कोशिश की। तो बात वही है, बजट खोला ही जाता है और उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। फिर हमने बोला था कि पूरे बजट के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? ठीक है, रेवेन्यू एंड कैपिटल। लेकिन उसके पहले आपको क्या बताना है? वही फिर से रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। पहले ये बताना है बेटा, जब मेन कंपोनेंट बताने ना, तो आपको क्या बताना है कि एक होता है मैडम रिसिप्ट, जिसे हम प्राप्तियां कहते हैं हिंदी में या आय कहते हैं, और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर, जिसे हम खर्चा या व्यय कहते हैं। देन फिर आपको बताने का काम करना है कि यही खर्चे और जो यही प्राप्तियां रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर है, ऑब्वियसली हम इन्हें 2 और कंपोनेंट्स में बांट कर बात करेंगे। वो हो गया फिर रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। देखो आपके पास चार्ट बनवाया हुआ है मैंने, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है बच्चों, उसी के आगे बात करनी है। उसी चार्ट के नीचे मैंने क्या बोला था, आप लोग अपने तरीके से जैसी आपको फैसिलिटी लगे, है ना, आप उसके नीचे लिख लो। आपको लगता है अलग से पॉइंट, वो आपकी इच्छा है, वो नोट्स आपके हैं, आपको जैसे मन जाए बनाने बना लो। हाँ, पर एक बेटर कंडीशन क्या होती है कि अगर आप चार्ट बनाकर उसी के नीचे यूं फ्लो चार्ट करोगे तो आपको पेपर में पढ़कर जाने में थोड़ा सा ईजीनेस हो जाएगी, कि आप एक बार चार्ट देखोगे, अच्छा ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप देखकर चले जाओगे, बाकी एज यू विश, ठीक है, जैसा आपको सूट करे। चलिए अब हम उसके पहले बात करें, लेकिन 2 बात उसके पहले हम लोग और कर लेते हैं। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे थे अपने घर से, है ना, और हम लोग बार बार बोल रहे थे कि देखिए हमारे घर में भी कुछ खर्चे भी होते हैं
और कुछ प्राप्तियां भी होती हैं। प्राप्ति जो हमारे घरों में होती है वो किस तरीके से होती है, वो पापा की सैलरी या मम्मी की सैलरी, मतलब पापा मम्मी कमाने वाले हैं, मान लीजिए आप अभी छोटे हैं तो मदर फादर कमा रहे हैं तो कमा कर ला रहे हैं और वहीं से आपके घर में या मेरे घर में खर्चा चलता है, ठीक बात है। अच्छा, इन खर्चों में आप बिना, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, समझाया नहीं है, पर आप अपने घर में खर्चा करते नहीं हो बट देखते तो हो ना, मदर फादर को पता तो आपको सब है, ऐसा तो नहीं है। तो आप बताइए मुझे कि आपके घर में कौन कौन से खर्चे होते हैं, किस किस रूप में आप खर्चे करते हो और कौन से खर्चों को आप बेमतलब के खर्चे बोलते हो और कौन से खर्चों को आप बहुत ही यूजफुल खर्चे बोलते हो। नॉट लाइक दैट कि एक एक बच्चे को बताना है, एक मतलब जनरलाइज होकर बताइए कि क्या खर्चे होते हैं आपके घर में, आपको लगता है हाँ मैडम ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? राशनिंग। राशनिंग सबके घर का सबसे महत्वपूर्ण खर्चा है, क्योंकि जब पेट ही नहीं भरेगा तो बाकी की चीज़ें क्या होंगी, खाना ही नहीं खाएंगे तो बाकी की चीज़ें क्या होंगी, है ना। तो इसलिए ठीक बात बोला उसने बच्चे ने कि सबसे पहले मैडम रेशनिंग होती है, राशन होता है हमारे घर का जो हर फैमिली लगभग कोशिश करती है कि भरा कर रखे। छोटे शहरों में, गाँव में तो लोग एक एक साल के लिए भी राशन रखते हैं, आपको पता होगा। जैसे शहरों में तो हमारे पास जगह कम है, 2-3 कमरों के फ्लैट हैं, कहाँ रखेंगे, पर आज भी अगर आप छोटे शहर जाएंगे तो देखेंगे गेहूं ही पड़ा हुआ है, क्विंटल क्विंटल गेहूं पड़ा हुआ है, बीन कर छान कर उसे धीरे धीरे लेडीज ने घर की रख दिया है, जब पिसवाना है उसको पिसवा लिया जाता है। मिर्च मसाले साल भर के रखे, आपने देखा होगा, ऐसा काम नहीं है छोटे शहरों और गाँव में कि 100 ग्राम मिर्ची आ रही है, आधा किलो आ रही हल्दी, ऐसा नहीं है, रखा हुआ है 10-10 किलो मिर्ची हल्दी। मतलब ऐसा सोच कर कि घर में कोई मुसीबत हो तो कम से कम जो बेसिक राशन है वो घर में होना चाहिए। उसके पीछे जो सोच हमारे घर की महिलाओं की, खासतौर से दादियों नानियों की, उनके पीछे सोच उनकी बहुत अच्छी थी कि कल कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति हो तो कम से कम घर में खाने पीने की कमी नहीं होनी चाहिए। पर अभी हम लोग क्या है कि शहरीकरण में आ गए हैं, जगह जगह प्रोविजन स्टोर है, उतना स्टोरेज करो फिर उसे संभालो, तो दैट्स व्हाई हम लोग की वो हैबिट धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। ठीक बात है। तो पहला बच्चे ने बताया राशनिंग। दूसरा क्या खर्चा होता है? स्कूल फीस। अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं, ठीक बोल रही है, ऐसा बोल दो कि अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं घर में, लाइक आप भी पढ़ने वाले हैं, आपकी स्कूल की फीस नहीं जा रही है, कॉलेज की फीस उतनी ज़्यादा नहीं है, हाँ, लेकिन आपकी कोचिंग की फीस जा रही है ना। तो फादर के लिए वो सबसे पहले जरूरी है, बच्चा पढ़ रहा है भाई कोचिंग की फीस भरी जाए, कॉलेज की कोई फीस है पहले वो भरी जाए, कोई यूनिफॉर्म है बच्चे छोटे हैं तो पहले वो खर्चा किया जाए। अगला खर्चा कौन सा होता है? बिजली का बिल। उसको आप एक साथ कह सकते हो, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, है ना, पानी का बिल हो गया, हाउस टैक्स हो गया, मान लो किसी के घर में जाता ही है। तो ये सारी चीज़ें ये हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है भाई। रेंट सबसे पहले देना, बिजली का बिल सबसे पहले देना, पानी का बिल सबसे पहले देना, क्योंकि ये बेसिक नीड्स है हमारी और इनको पूरा नहीं किया तो दिक्कत है। मकान की कोई किस्त जाती है, मान लीजिए आपके फादर ने मकान बनवाया था लोन लेकर, तो उसकी किस्त जाती है, वो है गाड़ी की किस्त, उतना पैसा हमारे पास होना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि गाड़ी की किस्त हमें देनी है भाई, मान लीजिए 12,000 की किस्त है तो हम क्या कोशिश करते हैं, सबसे पहले वो किस्त पड़ी रहे और खर्चा कोई हम रोक सकते हैं। घर में किसी की मेडिसिन आती है, घर में किसी का इलाज चल रहा है, वो सबसे पहले जरूरी है। जैसे मान लीजिए एक जनरल बात है, आपके घर में किसी को बीपी या शुगर है तो फादर सबसे पहले वो मेडिसिन रख देते हैं महीने भर की। क्यों भाई? दवाइयों के बिना काम नहीं चलने वाला है, तो दवाइयाँ घर में होनी चाहिए। तो इस तरीके के जो खर्चे हैं आपको लगता है कि बहुत नेसेसरी है। अच्छा, और अगर इनको ना किया जाए तो क्या होगा? दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। कैसी दिक्कत है बेटा? जीवन नहीं चल पाएगा, मानते हो ना? बिल्कुल समझना है, बस सोचना मैडम कोई फालतू बात करी, बिल्कुल जैसा मैं पूछ रही बिल्कुल ईमानदारी से उसका जवाब दो। हाँ कि दिक्कत है नहीं मैडम, बहुत बुरी दिक्कत है, यहाँ तक कि किसी की डेथ भी हो सकती है। भाई सीधी बात है, अगर मेडिसिन है, भाई मेरे जैसी लेडी है, मेरी मेडिसिन चलती है, मेरे इंजेक्शन चलते हैं खूब, तो मेरे हस्बैंड सबसे पहले क्या रखते हैं? वो सबसे पहले ये कहते हैं, वो कहते हैं बाहर में क्या राशन, तो भी जिंदा नहीं रहोगे तो राशन का क्या करेंगे? तो मैं जिद भी करती हूँ कि नहीं इतने इंजेक्शन क्यों रख दिए पहले से, आपने 6,000 के पैसा स्टॉक में हो गया। वो कहते नहीं, कल को कोई दिक्कत हो गई तुम्हें तो इंजेक्शन चाहिए, हम रोटी तो कम भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारा इंजेक्शन चाहिए भैया, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो एक जनरल बात है। तो हमारे जैसे लोग ने भी क्या है कि भाई वो चीज़ सबसे पहले है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम जरूरी खर्चे ना करें तो हमारी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो सकती है ना। यहाँ तक कि किसी की डेथ हो सकती है, बहुत परेशानी में पूरा परिवार आ सकता है, और कुछ फालतू खर्चे भी आपके घर में होते होंगे। आपके अकॉर्डिंगली आपके घरों के फालतू खर्चे क्या होते होंगे, जैसे आप ईमानदारी से फील करते होंगे, लेकिन वो होते हैं, वो कम वक्त होते भी हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ जैसे कि, लेकिन वो फालतू खर्चा तो नहीं, बट आपको बजट में रखना पड़ता है, ये कह सकते हो बेटा। जैसे मान लीजिए घर में मिक्सी है, खराब हो गई, अब लग रहा है 2,000 रुपए लग रहा है, पर कराना तो पड़ेगा उसे, क्योंकि मम्मी का काम नहीं चलेगा मिक्सी के बिना। तो आप लाख चिक चिक करते रहो, 2,000 रुपए लग रहा है। एसी गर्मियों में खराब हो गया, एसी घर में, फ्रिज खराब हो गया
है ना, तो उसको बदलवाना तो पड़ेगा, सुधरवाना तो पड़ेगा, जरूरत पड़े भी नया भी लेना पड़ेगा। ये फालतू तो नहीं है, बड़ी ये कह सकते हैं कि इमरजेंसी एक्सपेंडिचर है। फालतू खर्चा पता है क्या होता है? फालतू खर्चा होता है हमारा होटल जाना, फालतू खर्चा होता है हमारा हाँ इधर उधर कपड़े खरीदना, फालतू खर्चा होता है हमारा आए दिन शूज खरीदना, ये खरीदना, परफ्यूम खरीदना, मेकअप का आइटम खरीदना, ब्यूटी पार्लर जाना, ये सब फालतू खर्चा है हमारा, आपको पता है। क्योंकि इसको किए बिना भी हम जिंदा आराम से रह सकते हैं। अगर एक लेडी 2000 रुपए का फेशियल नहीं कराती है तो वो मर नहीं जाएगी, है ना, नहीं, लेकिन एक्चुअली वो तो मर ही जाएगी। अगर उसकी स्किन नहीं चमकी तो वो मर ही जाएगी। हाँ, बाकी घर में मेडिसिन हो नहीं हो, राशन हो नहीं हो, उसके बिना तो जिंदा रह लेगी। पक्की बात है ना? नहीं, ये मजाक की बात है, इसको माइंड नहीं करेगा कोई, ये जस्ट हम लोग एक मजाक कर रहे हैं। अब इतनी लंबी पढ़ाई कर रहे हैं तो बिना मजाक के थोड़ी ना करेंगे ऐसी सिंसियर मूड में। नहीं, सही बात है, ये सब हमारे यहाँ के क्या है, फालतू खर्चे। ये जैसे कि हम जनरली कहते हैं ना कि खाने के ऊपर आप कितना भी खर्च कर दो। आपने कभी इस बात को सुना है कि नहीं सुना अपने घर के अंदर? मैंने शायद पहले ही बताया था कि खाने पर हम जितना खर्च कर दें उसकी कभी कमी नहीं होने वाली है। आप इस बात को फील करके देख लेना कभी भी। अगर घर में, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, 3 लीटर दूध भी ले आया ना किसी दिन पापा, तो ये मत सोचो कि 3 लीटर दूध 10 दिन चल जाएगा, वो खत्म 2 दिन में हो जाएगा। और सबसे पहले उसके जिम्मेदार होंगे आप बच्चे, जिनको कॉफी पीने का बहुत शौक रहता है, चाय पीने का बहुत शौक होता है। नहीं, सच्चाई है, या बच्चों को आदत बहुत गंदी आजकल के यंगस्टर को, है ना, तो कॉफी बना कर पी जाओगे। दूध तो रखा है घर में, पियो कॉफी, कोल्ड पियो, हॉट पियो, पियो कॉफी, पियो चाय, पियो, ठीक है। तो ये सही बात है ना। आप मैगी का कितना बड़ा पैकेट ला के रख दो, फैमिली पैक, खत्म कम वक्त उसको 4 दिन में ही होना है। क्योंकि दूसरी आपकी आदत है मैगी और चाय, मैगी और कॉफी, ये आपका सबसे प्रिय भोजन है। पढ़ रहे हैं, भूख लग रही है तो क्या खाएंगे? मैगी। रात बेरात पढ़ रहे हैं, 1 कप कॉफी, एक बढ़िया ब्रिक तोड़ा मैगी। तो ये क्या फालतू खर्चा। लेकिन अगर फील करके देखो, ये नहीं भी होगा तो भी घर का काम चलेगा जरूर। लेकिन सम टाइम हमें ऐसा लगता है कि हमारे फालतू खर्चे बहुत नेसेसरी हो जाते हैं हमारे लिए, कि हम उनके बिना जिंदा रहने की सोच भी नहीं सकते, है ना। मैं यही टॉपिक पढ़ा रही थी लास्ट, मुझे याद है बहुत समर सीजन चल रहा था, मई का महीना था, अप्रैल मई के बीच में ही टॉपिक चल रहा था, तो पूरा अप्रैल पढ़ाया मैंने, मई पढ़ाया। तो एक बार जब यही टॉपिक पढ़ा रही थी किसी एकेडमी में करोल बाग में, तो वहाँ पर एक बैठी लड़की कहती, मैडम आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं, क्यों बेटा, क्या हो गया? नहीं मैडम, आज मुझे बहुत रियलाइज हुआ इस टॉपिक पढ़ने के बाद, मैं पता है रोज कम से कम 100-150 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पी जाती हूँ, रोज 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 रोज। वो 40 वाली आती ना, तो 40 वाली मैं पीती हूँ, और एक बार में मैं उसे आधे घंटे में खत्म कर देती हूँ। फिर मैं क्लास से निकलती हूँ, फिर मुझे बहुत प्यास लगती है, गर्मी बहुत है, अंदर एसी में है, पर फिर निकलती हूँ, फिर पीती हूँ, और फिर रात को पी लेती हूँ। तो लगभग मतलब मैं रोज 100, 125, 150 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पी जाती हूँ, और मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं कितना ज़्यादा फालतू का खर्च करती हूँ, जिसका कोई बेनिफिट भी नहीं है। जैसे कि इसमें ये चीज़ है कि चलिए ठीक है, अगर आप कॉफ़ी की जगह, सपोज दैट एक जनरल बात है कि आप 3 बार दूध पी रहे हैं, ग्लास भर के मान लीजिए दूध पी रहे हैं, चलिए एटलीस्ट आप खर्च कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि आप दूध पी रहे हैं। या फ्रूट्स खाने के बहुत शौकीन हैं, तो आप फ्रूट्स बहुत खाते हैं रोज के। अब जैसे यही उस बच्ची ने बोला होता कि वो 150 रुपए के रोज के फ्रूट्स खा लेती है, तो चलो ठीक है, कहीं ना कहीं भाई फिजिकली उसको वो चीज़ लग रही है, विटामिन मिल रहे हैं, और भी चीज़ें मिल रही हैं, चलिए बात समझ में आ रही है। पर ऐसे खर्च जिनका आउटपुट कुछ भी नहीं है, आप देखिए, लेकिन फिर भी हम लोग वो खर्च करते हैं, जैसे कि हमारा किसी होटल में बैठकर पिज्ज़ा खाना, है ना, या डोमिनोज में बैठकर 2-3 पिज्ज़ा ऑर्डर करना। अब बिल आ गया 700-800 रुपए का, पर एक्चुअली आप देखेंगे तो उसका फ्रूट कुछ भी नहीं है आपकी बॉडी में, सिवाय नुकसान के उसका और कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपकी बॉडी को वो नुकसान कर रहा है, बस सबसे बड़ा फायदा आपका यही है, बाकी तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग वो खर्च करते हैं जरूर है, ये भी बात उतनी तय। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो कुछ खर्च होते हैं हमारे लिए भी, आप देखिए मजे की बात है कि हम पहले रिसिप्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम पहले एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि ऑलवेज हमारे घरों में प्राप्ति क्या होगी उसके पहले हमारे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमारा खर्च क्या होगा। आपके घर में कोई मैरिज है, पहले आप क्या देखते हैं, किसकी लिस्ट बनाते हैं? खर्चों की। बनाते कि नहीं बनाते? आप जब भी बस्टिंग करने बैठोगे, जब बड़े हो जाओगे, आप सबसे पहले खर्चे देखोगे ना, फिर खर्चे के बाद आप इनकम देखोगे कि इनकम क्या है और कहाँ कहाँ से उगाही है ना उसकी हो सकती है। तो घर में मैरिज है, पापा सबसे पहले क्या बनाएंगे? खर्चा, कि इतना खर्चा है कि मान लीजिए 25 लाख का खर्चा हो रहा है कुल मिलाकर शादी के अंदर, तो 25 लाख की व्यवस्था कैसे होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट भी सबसे पहले क्या देखती है? अपना एक्सपेंडिचर देखती है कि मेरा खर्च क्या है, मेरा व्यय क्या है। और गवर्नमेंट के जो खर्च होते हैं वो 2 तरीके के खर्च
होते हैं। एक होता है प्लान्ड और दूसरा होता है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। आपको पता ही है, इसी को प्लान को ही हम डेवलपमेंटल भी कहते हैं और इसी को हम नॉन डेवलपमेंटल भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं हिंदी में योजनागत या विकासात्मक व्यय, और इसे हम हिंदी में कहते हैं गैर योजनागत या गैर विकासात्मक व्यय। ठीक है, तो प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान, ठीक है, डेवलपमेंटल या नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। अब जो प्लान होते हैं इसका मतलब क्या है कि इसे हम सोच समझ कर करते हैं, है ना, या इसे हम सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि ये क्या है, प्लान है। ये ठीक वैसे ही खर्चे बच्चों जो तुम लोग अभी मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि राशनिंग हो गया, मेडिसिन हो गया, मैडम रेंट हो गया, बच्चों की फीस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये प्लान है। हमें पता है कि हमें बिल्कुल सोच समझकर इन खर्चों के ऊपर खर्च करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि इनके बिना हमारी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी। और ये डेवलपमेंटल भी है। डेवलपमेंटल क्यों है बेटा? क्योंकि अगर इन पर हम खर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट होगा। पेरेंट्स आपकी पढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं, अच्छा खर्च है, खर्च तो है, देखो खर्च तो है, बर्डन तो है उनके लिए, है ना, लेकिन उनके लिए सुकून भरी बात क्या है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और कल इस पढ़ाई के दम पर वो कुछ ना कुछ कर ले जाएंगे। जैसे अभी मैंने वही बोला कि आप खा रहे हैं पर अच्छी जगह पर खा रहे हैं, खर्च हो रहा है, तो फादर ऐसा नहीं कि आपके इस खर्चे को जोड़ रहे हैं। हाँ, उनके लिए ये चीज़ है कि बच्चे अच्छी जगह पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर वही देखिएगा आप खराब जगह पर खर्च करोगे तो आपके फादर आप पर या आपकी मदर आप पर गुस्सा जरूर करेगी कि यार तुमको खाने से नहीं रोका है पर तुम फालतू चीज़ों पर खर्च क्यों करते हो, है ना। तुम खर्च करो लेकिन अच्छी जगह पर खर्च करो जो तुम्हारे ही लिए अच्छा हो या बेनिफिशियल हो। और सेम एज दूसरे होते नॉन प्लान्ड या नॉन डेवलपमेंटल। तो नॉन प्लान्ड है, गैर योजनागत है, हमें पता नहीं है पर सडन मूवमेंट में हमारे सामने हो जाते, जैसे अचानक से कोई गेस्ट आ जाए, ठीक है, और चाय नाश्ते पर हमें 500-700 रुपए बैठे बैठे खर्च करना पड़ जाए, पर जरूरी भी बहुत है ना। फिर रोजमर्रा के खर्चे हमारे जो कि नॉन प्लान्ड है, आप प्लान नहीं कर सकते हो पर नॉन है, ठीक है। अब जैसे राशनिंग में तो आपको पता है कि ठीक है इतनी चावल, इतने चीनी, इतनी ये वो सारी चीजें आपको पता है, पर डेली के बेसिस पर देखिएगा आप लोग का खर्चा ज्यादा होता है। आज ये आ गया घर में, आज वो आ गया, आज अचानक से ये चीज हो गई, आज कोई टूट फूट हो गई, प्लानिंग कुछ नहीं है, पर उनके ऊपर अगर खर्च नहीं किया तो हमारी लाइफ चलना प्लान से ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगर आप ठीक से देखें, जैसे रोज़ के फ्रूट्स है, रोज़ की वेजिटेबल्स है, मिल्क वगैरह है, तो ये रोज़मर्रा के खर्चे हैं, कहीं किराया है, कहीं भाड़ा है, कहीं कुछ है, हर किसी को लगना ही लगना है। चाहे मेट्रो से आ रहे हैं तो मेट्रो का फेयर चाहिए, कार्ड रिचार्ज करना है, और इनके बिना देखिएगा हमारा काम चलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर ठीक से देखेंगे तो ये सब नॉन प्लान्ड है और नॉन डेवलपमेंटल है, मतलब कि इन पर हम कितना भी खर्च करते चले जाएं पर इससे हमारा कोई विकास नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये इससे कनेक्टेड जरूर है, ये कनेक्टेड जरूर है, क्योंकि इनके दम पर ही हम ये काम कर पाते हैं। ठीक उसी तरीके से देश के लिए भी दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है प्लान्ड, दूसरा होता है नॉन प्लान्ड। प्लान्ड एक्सपेंडिचर जितने भी होते हैं वो मोस्ट ऑफ द कैपिटल बजट में किए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो जनरली कैपिटल उसमें किए जाते हैं, मतलब कैपिटल बजट में किए जाते हैं, जिसे हम पूंजी बजट भी कहते हैं। जो हम बात कर रहे थे कि एक रेवेन्यू बजट होता है, मैंने चार्ट भी बनवाया था, और दूसरा कैपिटल बजट होता है। और जितने भी नॉन प्लान्ड होते हैं या नॉन डेवलपमेंटल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो रेवेन्यू बजट में शामिल किए जाते हैं। तो दो बजट है, तो रेवेन्यू बजट में सेम एज हमारे घर के खर्चों की तरह रोजमर्रा के खर्चे शामिल होते हैं, लेकिन सरकार के लिए वो बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि रोजमर्रा के खर्चों में गवर्नमेंट के लिए होता है सैलरीज हो गए, पेंशन्स हो गए, सब्सिडी हो गई, है ना। अभी मैं लिखाऊंगी, अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हो रहा है, शुरू ही हुआ अभी, तो इसमें सब कंपोनेंट लिखाऊंगी आपको। सब्सिडीज वगैरह हो गया, आप देखिएगा ये सब्सिडी को तो आपने सबसे ज्यादा सुना होगा
जैसे कि अगर आप बजट पढ़ेंगे अभी ना, धीरे धीरे आपको टर्म्स क्लियर हो रहे हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा एफर्ट भी करोगे ना, जो बजट अभी आया है आप देखिए आपको बिल्कुल ग्रैब हो रहा है, बिल्कुल आप कैप्चर कर पा रहे हो उसको, क्योंकि अब आपको नाउ वर्ड्स क्लियर हो रहे हैं। और गवर्नमेंट इसी तरीके से बताएगी हमारा प्लान इतना रहा है ना, और हमारा नॉन प्लान इतना इतना करोड़ रुपए, इतना इतना हजार करोड़ रुपए खर्च रहा, तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा कि अच्छा मैडम अब क्लास में पढ़ा रही है तो ये चीजें हैं, अभी तक पढ़ते तो चीजें समझ में नहीं आती। तो गवर्नमेंट बताएगी आपको कि रेवेन्यू बजट इतना रहा और मेरा कैपिटल बजट इतना रहा। अभी तक गवर्नमेंट इसे जो बताती थी वो इसी तरीके से बताती थी, प्लान और नॉन डेवलपमेंटल या डेवलपमेंटल। पर क्या हमारे यहाँ लोगों की समझ बहुत कम है। जब सरकार इस तरीके से बजट में उसको बताया करती थी तो लोगों का मूड ये रहता था कि अच्छा सरकार जो खर्च कर रही है देखिए उसका कोई विकास ही नहीं है उससे, अच्छा वो तो गैर योजनागत है, मतलब सरकार को पता ही नहीं कि खर्च कहाँ पर करना है, क्योंकि लोगों की समझ कम है इकोनॉमिकली। तो फाइनली जब अरुण जेटली जी जब तक मतलब जीवित थे और आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने 2015-16 में ये चेंज किया और उन्होंने बोला कि जी नहीं, अब हम ना तो डेवलपमेंटल बोलेंगे ना ही नॉन डेवलपमेंटल, ना ही प्लान्ड बोलेंगे और ना ही नॉन प्लान्ड बोलेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि सरकार बिना सोचे समझे एक जगह पर खर्च कर रही है, लेकिन उसे तो यही नहीं पता कि बेसिकली वो खर्च तो हम रेवेन्यू बजट में कर रहे हैं जो कि पब्लिक के लिए हो रहा है, जैसे कि सब्सिडी। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देना बंद कर दे तो सबसे पहली तकलीफ हमें ही होगी। तब उन्होंने ये बात का मतलब निश्चय किया कि एक्चुअली अब हम इन्हें ओरिजिनल नेम से ही कॉल करेंगे और जब हम बजट पब्लिश करेंगे अपना निकालेंगे तो ओरिजिनल वर्ड से यूज करेंगे, दैट रेवेन्यू एंड दैट कैपिटल, ताकि लोगों को पता रहे कि अच्छा सरकार राजस्व में इतना कर रही है और पूंजी बजट में इतना पैसा खर्च कर रही है। तो जो राजस्व बजट होता है उसके जो खर्चे होते हैं ना वो रोजमर्रा के होते हैं, रोजमर्रा के, जैसे कि सैलरी हो गया पे, अब रोजमर्रा के खर्चे सरकार के लिए दूध और फल फ्रूट तो नहीं है ना, हाँ उसी तरीके से सरकार के लिए क्या है, आए दिनों से कर्मचारियों की सैलरी देनी है, पेंशन देना है, सब्सिडी वगैरह देनी है, बाहर से उसने कहीं लोन लिया हुआ था उसके ऊपर जो पलट के वो क्या कहते हैं इंटरेस्ट वगैरह देना है, तो ये सरकार के छोटे खर्चे। और इसीलिए जब हम बात करते हैं यहाँ पर नॉन प्लान में तो ये हमारे चंक खर्चे होते हैं, चंक समझते ना, छोटे छोटे, है ना। और जब हम बात करते हैं प्लान में तो इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा कि इसमें बल्क अमाउंट में पैसा खर्च होता है, भारी मात्रा में पैसा खर्च होता है। कॉन्सेप्ट समझना बच्चों, रटना कुछ नहीं है इसमें, इकोनॉमी में रट्टू तोते जैसी कोई चीज नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो कितना भी टर्न किया जाएगा आप कभी भी ट्रैप नहीं होगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो कॉन्सेप्ट मैंने क्या बोला कि जब भी पेपर में क्वेश्चन आए तो आपको तुरंत इस बात का अंदाजा या अनुमान लगाना है कि मैडम ने बताया था कि प्लान या डेवलपमेंट या फिर जैसे कैपिटल बजट का वो नाम दे रही थी, तो उसमें जब भी पैसा खर्च होता है वो बल्क अमाउंट में होता है, भारी मात्रा में पैसा खर्च होता है। और सरकार के लिए जो भारी मात्रा में पैसा है वो किसके ऊपर किया जाता है, जैसे कि रेलवे के ऊपर, ब्रिज बना रही है गवर्नमेंट, डैम बना रही है, मतलब जितने भी डेवलपमेंटल वर्क कर रही है, बड़े बड़े पेरिफेरल वेज बना रही है, एक्सप्रेस वेज निकाल रही है, तो ये सब देखिए डेवलपमेंटल है और प्लान्ड है, क्योंकि सरकार इसे सोच समझ कर खर्च करिए, सोच समझ कर करिए ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई डैम बनाने बैठ गया अचानक से, बुलेट ट्रेन चलाने बैठ गई अचानक से। तो बराबर देखिए बजट में उसके लिए पैसा दिया जाता है कि सरकार आईआईटी खोलने जा रही है, सरकार 4 नए आईआईएम खोलने जा रही है, सरकार 6 नए एम्स की स्थापना करने जा रही है। तो ये सब काम सोच समझ कर रही है सरकार। और जब भी ये काम होंगे, मतलब डेवलपमेंटल वर्क्स होंगे या बल्क अमाउंट में पैसा खर्च होगा, तो उसका देखिएगा कोई ना कोई फ्रूट भी हमें कल को भविष्य में जरूर मिलेगा। भले वो इमीडिएट नहीं मिलेगा, वो 5-7 साल बाद मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, 20 साल बाद मिलेगा, लेकिन उसका फ्रूट हमें पॉजिटिवली मिलेगा। एक्सप्रेसवेज निकलेंगे, लोगों को जाने आने में आसानी होगी, ट्रांसपोर्टेशन ईजी होगा, नई रेलगाड़ियां चलेंगी, ठीक है, लोग उसमें और बैठेंगे, सफर करेंगे, सरकार को बढ़िया क्या मिलेगा, पेनल्टीज, शुल्क, चार्जेस, फेयर मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट नए नए एम्स खोल रही है, मान लीजिए हॉस्पिटल्स खोल रही है, लोग का इलाज अच्छा होगा, लोग का इलाज अच्छा होगा, लोग स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज है तो उतना वो देश के काम आएंगे। नए स्कूल्स खोल रही है गवर्नमेंट, तो लोगों को, बच्चों को पढ़ने लिखने का और ज्यादा मौका मिलेगा। लेकिन अगर वहीं पर गवर्नमेंट मान लीजिए अपना ज्यादा पैसा रेवेन्यू बजट में खर्च कर रही है जो नॉन डेवलपमेंटल या नॉन प्लान्ड है, तो सरकार कर तो रही है लेकिन सरकार को उसका कोई बेसिक फ्रूट नहीं मिल रहा है। अब सरकार हमें सब्सिडी बांट रही है, ठीक है, फूड पर बांट रही है, रसोई गैस सिलेंडर पर, मेडिसिन पर यकीन मानिए ईमानदारी से उसका सरकार को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें सरकार सब्सिडी दे रही है और तुरंत वो चीज खत्म हो जा रही है। आप देखिए
क्या फायदा मिल रहा है। इसी तरीके से सरकार सैलरीज बांट रही है लोगों को, पेंशन बांट रही है, फंड दे रही है। सरकार में वो भी क्या है, सिर्फ एक भार है, एक वेट है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी उस तरीके का कोई इनोवेटिव आइडिया तो सरकार को दे नहीं रहे, बस वो तो उठा रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं। और सरकार के लिए जरूरी है, क्योंकि सरकार को रोजगार को भी समेटना है, तो सरकार के लिए वो चीजें भी जरूरी है। लेकिन फील कीजिए कि अगर हम ये बात करें कि फिर भी गवर्नमेंट का मोस्ट ऑफ द पैसा रेवेन्यू बजट में खर्च होता है, ना कि कैपिटल में, तो आपको सुनकर बहुत दुख लगेगा और आश्चर्य भी होगा कि जब मैडम इतना बड़ा कंपोनेंट आप पढ़ा रहे हो और हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वहां तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हैं। भाई ठीक बात है कि नहीं, पूरी की पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री बैठी है, उसे अच्छी तरीके से पता है। लेकिन ये ठीक वही बात हो गई कि जैसे अपने घर में अगर आपके पापा LIC की पॉलिसी तो कर रहे हैं, FD तो कर रहे हैं, लेकिन घर में दूध नहीं है पीने के लिए, बात समझ रहे हैं, घर में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं है, तो क्या आप इस स्थिति को, या हमारे मोहल्ले पड़ोस में भी कोई इस स्थिति को अच्छा बोलेगा कि बच्चे घर में भूखे, लेकिन आप कह रहे हैं बच्चों के नाम पे महीने की 5,000 की RD कर रहे हैं, तो पब्लिक क्या बोलेगी, अरे RD मत करो यार। रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, अरे बच्चों को खिलाओ पिलाओ तो, पहनाओ उड़ाओ तो, हाँ ये क्या बात हो गई, तुम कह रहे हो कल हम मारेंगे तो बच्चों के लिए 50-50 लाख छोड़कर जाएंगे, लेकिन बच्चे भी खाएंगे पिएंगे नहीं, तो फिर काम कैसे चलेगा। आई बात समझ में। तो ये चंक के खर्चे हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। सम टाइम हमें पता है कि हमारे बच्चे जिद कर के एक पिज्जा पार्टी चाहिए, उनकी उस भावना को देखते हुए हमें वो 2,000 रुपए भी खर्च करना पड़ता है, क्योंकि हम हर बार उन्हें ये कहकर नहीं समझा सकते बेटा पिज्जा खाना बुरा होता है, खासतौर से छोटे बच्चे हैं हमारे, तो हमें वो भी उन्हें पार्टी भी देनी पड़ती है, इसलिए कि ठीक है भी बच्चे, उन्हें ये ना लगे कि हमारे पेरेंट्स हमें कभी होटल लेकर नहीं जाते, रेस्टोरेंट लेकर नहीं जाते, हमारे पर खर्च नहीं करते। तो कई बार क्या होता है कि हमें उन चीज़ों को देखते हुए उस पर भी खर्च करना पड़ता है, लेकिन स्ट्रेंज, जैसे कि हमारे लिए घर के कौन से खर्चे भारी होते हैं, रोजमर्रा के। हम रोजमर्रा के खर्चों से परेशान हैं, क्योंकि किराया एक बार जाना है, बिजली का बिल एक बार जाना है, बच्चों की फीस एक बार जानी है, लेकिन ये कमबख्त रोज के खर्चे जो खत्म होने का नाम नहीं लेते। आप देखिएगा हमारे घरों में, और सेम एज वही चीज कंट्री के अंदर भी है। सरकार जानती है कि ये रोजमर्रा के खर्चे मुझ पर भारी पड़ेंगे और इनका कोई फ्रूट मुझे मिलने वाला नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट को ठीक उसी तरह जैसे हमारे पेरेंट्स घर में खर्च करते हैं, ठीक उसी तरीके से गवर्नमेंट को भी लोगों के लिए सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालना पड़ता है, क्योंकि रोजमर्रा के खर्चे, एक बार एक पुल नहीं बनेगा तो काम चल जाएगा, या 2 साल बाद मतलब बनाया जाए तो काम चल जाएगा, लेकिन लोगों को सब्सिडी इमीडिएट चाहिए, सैलरीज इमीडिएट चाहिए, जो उनकी पेंशन अगर कहीं पर दी जा रही है तो उन्हें इमीडिएट चाहिए। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है कि उन चीज़ों को उसी तरीके से मैनेज करती रहती है। अच्छा, आपको वो नोट्स मिले हैं क्या अभी पब्लिक फाइनेंस के? मिले क्या? नहीं मिले क्या? अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं उसमें देकर तो आई। ठीक है, वो कह भी रहते कि शायद मंडे तक मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ लिखवा नहीं रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक समझने का ज़्यादा है। आप वैसे भी रोज़ बहुत कुछ लिखते भी हैं, और फिर आपके पास जो नोट्स है उसमें वो सारी चीज़ें रहेंगी। जहाँ मुझे लगेगा कि अभी आपको लिखवाना है तो मैं लिखवाती भी जाऊँगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आपको समझ में आया कि डेवलपमेंटल क्या है, नॉन डेवलपमेंटल क्या है? ठीक है, प्लान्ड क्या है, नॉन प्लान्ड क्या है? हाँ क्लियर है, एकदम क्लियर है तो बता दो फिर। हाँ तुरंत बताओ, तभी तो टॉपिक क्लियर होगा। तुरंत बताओ। ये टॉपिक हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे ना किसी का पढ़ते जा रहे लिखते जा रहे खत्म, क्योंकि टफ है बेटा। वो सुनने में इजी लग रहा है सबसे ज्यादा, और अगर ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है तो मतलब आप समझ लो आपकी इकोनॉमी की बैकबोन पूरी रेडी हो रही है। ये भी अच्छी बात है अगर आप कह रहे हैं कि मैडम इजी वे में हमें समझ में आ रहा है, इट मीन्स कि आप लोग बहुत समझदार बच्चे हैं। अच्छी बात है ये, क्योंकि बहुत जगह पर बच्चों को पढ़ाओ तो 4 बार पूछते हैं कि मैडम समझ में नहीं आया, प्लांट क्या है, हम उलझ से गए, क्योंकि टॉपिक थोड़ा उलझाओ भी है, आगे आगे चल के उलझेगा। अगर आपको समझ में आ रहा तो इट इज़ वेरी गुड, बट एक्सप्लेन करो, ऐसे नहीं कि बस वेरी गुड बोला और हम निकल गए। चलो बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें बहुत टाइम है हमारे पास। चलो कौन बताएगा? चलो बेटा बताओ बताओ क्या नाम है तुम्हारा बेटा? दीपिका है ना? हाँ दीपिका बताओ। अरे बहुत अच्छी बच्ची है, बताओ दीपिका। नहीं आज तो बताना पड़ेगा दीपिका, हर बार तुम बहाना नहीं मार पाओगी, हर बार तुम्हारा ही बहाना नहीं चलेगा। तुम आ भी रही हो और उस दिन की क्लास से भी आई थी, तो तुम्हें बताना तो पड़ेगा, और अभी तो तुम बैठी हो ना। अच्छा इससे पूछो भाई, कोई बात नहीं। दीपिका की इच्छा की बिलाल बताए। चलो बिलाल तुम बताओ। हाँ तो तुम बताओ, छोड़ दो बेटा, तुम आराम से बैठो, तुम्हारे पर पूरा बोझ है। ठीक है, तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं आ रहा? उस दिन तो बीमार था। अच्छा फिर पेपर भी चल रहे हैं। चलो ठीक है बिलाल तुम बताओ जल्दी।
हाँ ये फालतू के खर्चे हैं सब। ठीक है। मतलब बजट में जैसे किसी को सब्सिडी देना, हाँ अदर पेंशन जो भी सही बोल रहे हो। सारे गैर में जा रहा है। ठीक है। और ये गैर क्यों है बेटा? मतलब गैर विकासात्मक है, गैर योजनागत क्यों है बेटा? हाँ क्योंकि सरकार को देना भी जरूरी है, क्योंकि अगर रोजगारी को रोक सकते हैं ना, जैसे किसी की पेंशन देना नहीं, हाँ उसको देना भी है, क्योंकि उससे बेरोजगारी को भी थोड़ा कम ठीक है, ठीक बोल रहा है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात बोला। तो गैर क्यों? क्योंकि बेटा तुम ये भी कह सकते थे एक शब्द में, क्योंकि आपने बताया मैडम कि इसका कोई खास विशेष परिणाम कल को निकलेगा नहीं, मतलब कोई फ्रूट हमें मिलने वाला नहीं है। ठीक है, साक्षी बताओ, साक्षी बताओ। ठीक हाँ ठीक है। दोनों होते हैं। और एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्लान और नॉन प्लान। शाबाश। प्लान होता है वो मतलब उसमें मतलब जो खर्चा होता है वो ज्यादा होता है, लिमिट ज्यादा होती है, और प्लान में और नॉन प्लान में कम खर्चा होता है, और छोटे छोटे उसमें होता है चंक खर्चे होते हैं। हाँ हाँ प्लान जो बजट है वो डेवलपमेंटल होता है, मतलब वो मतलब उसका हमें आगे जाके रिजल्ट अच्छा मिलता वेरी गुड। हाँ शाबाश। है। और वो नॉन डेवलपमेंटल होता है, उसमें मतलब वो खर्चा जरूरी तो होता है, हाँ वेरी गुड, हमें कोई रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ उसके लिए, बहुत बढ़िया बताया, बिल्कुल सही समझी जो मैं समझाना चाह रही थी कि डेवलपमेंटल अगर बजट में मतलब कैपिटल बजट जो मैंने बोला, जो उसे बता भी दिया, खर्च कर रहे हैं तो कल हमें उसका कोई ना कोई फ्रूट मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो रेवेन्यू बजट है वो कंपल्सिव काइंड है, जो साक्षी ने बोला कि लेकिन मैडम वो जरूरी है, कंपल्सिव काइंड में ये सुनना चाह रही थी कि स्टूडेंट से जरूर बोले, तो कंपल्सिव काइंड है क्योंकि हमें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चंक में खर्चे हैं, एक तरीके से देश के रोजमर्रा के खर्चे हैं जैसे घर के होते हैं, और रोजमर्रा के खर्चों को किए बिना हम डेवलपमेंटल वर्क कभी भी नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल पक्की है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये जो रोजमर्रा के खर्चे हैं हम इन पर खर्च तो करें, लेकिन अगर आप सेविंग भी चाहते हो अपने घर में तो आप कहां से करोगे? रोजमर्रा के खर्चों से ही करोगे। एक जनरल बात समझना, आप जो पैसा बचाओगे, भाई आपके पापा पैसा ये तो नहीं कि आपकी कोचिंग की फीस ना देकर बचा लेंगे, कोचिंग आपको बाहर निकाल देगी, लेकिन अगर आप हर दिन नए जूते चप्पल मांगते, कपड़े मांगते, तो फादर वहां पर चीजों को स्टॉप कर सकते हैं कि बस बेटा मेरा बजट अलाउ नहीं करता, मैं नहीं दिला पाऊंगा, बाकी तुम्हारे जो समझ में आए करो। ऑब्वियसली बात है आपको चुप होकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि फादर साफ साफ कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी फीस देनी बेटा, देखो मेरे लिए वो जरूरी है, कल तुम्हारे लिए ये चीज जरूरी जो मैं कर रहा हूं। तो वही चीज है कि हम जो अपने पर रोक लगाएंगे वो हम अपने रोजमर्रा के खर्चों पर लगाएंगे। बात समझ रहे ना? मान लीजिए मुझे रोज कुछ बाहर आदत है खाने की, मान लो मैं रोज 30-40 रुपए खर्च करती हूँ, तो मैं रोक उसी पर तो लगाऊंगी ना, लेकिन मान लीजिए मेरे जो इंजेक्शन लग रहे हैं उस पर तो नहीं लगाऊंगी ना, क्योंकि वो तो मेरे लिए जरूरी है, वो तो बिल्कुल मतलब अगर वो नहीं होंगे तो मैं ही नहीं रहूंगी। तो इसीलिए मैं रोक कहां पर सकती हूँ कि भाई जो मेरे फालतू खर्चे एटलीस्ट मैं वहां पर खर्च ना करूं, लेकिन करे तो करे क्या? ये जैसे कि घर में कुछ जिद्दी किस्म के बच्चे होते हैं और वो मानने का नाम नहीं लेते। नहीं नहीं, ये सच्चाई है बेटा। घर में कभी कभी आप देखते हैं, आप ही के कुछ भाई बहन हैं, मान लीजिए जो एक आध बच्चा नालायक है, उसमें मतलब एक आध भाई बहन आपका नालायक है, आपको भी गुस्सा आता है कि ये बहुत जिद करता है या ये बहुत जिद करती है ना, और आप हो सकता है कि उन समझदार में से हो, आपके फादर ही कहते हो ये बच्चा हमारा बहुत समझदार है, चाहे बेटा चाहे बेटी, भाई देखो कुछ नहीं मांगता है ना। पर एक बच्चा देखिएगा आप ही के भाई बहन में होता है, बहुत जिद करता है, नहीं मुझे नहीं मोबाइल चाहिए 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 चाहिए, जमीन में लोटपोट, बिल्कुल मुझे तो मोबाइल चाहिए, नहीं चाहिए मैं तो मर जाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगी। लो भैया, फादर क्या बोलेंगे बेचारे, पता चला कहीं की एफडी तोड़ेंगे, अपनी आरडी तोड़ेंगे, ले भाई तू तो पकड़। बस वही काम कर रहे इस देश के जिद्दी बच्चे, मतलब हम आप। सरकार समझाए समझाए परेशान है, पर लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। हमारे जो ये अन्नदाता हैं, ये बहुत महान लोग हैं, पर इस वक्त ये जिद्दी बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हैं देश के अंदर। नहीं, सच बात है बेटा, हमारे यहाँ के नक्सली ये जिद्दी बच्चे हैं, हमारे देश के लोग हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि इनकी मांगे पूरी नहीं होनी चाहिए, इतनी आसानी से हमें नहीं बोलना है, होनी चाहिए, आप मांगिए, लेकिन इस तरीके से मत मांगिए, है ना। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स को भी समय देते हैं कि समटाइम फादर कहते हैं ठीक है बेटा
रुक जाओ 2-4-6 महीने रुक जाओ, तुमको बोलना नहीं पड़ेगा, मैं नया मोबाइल दिला दूंगा। तो हमारी क्या ड्यूटी बनती, हम मान जाए, ठीक है पापा आप कह रहे हैं कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम अड़ जाएं तो दिलाएंगे तो बेचारे तब भी, लेकिन वो कहीं ना कहीं से कुछ चीजों को रोक कर दिलाएंगे और वो डेवलपमेंटल का वर्क ही होगा। वही चीज सरकार के साथ है कि जो किसान भाई जो एमएसपी मांग रहे हैं, लागत का 50% मांग रहे हैं, ठीक है अगर आपको चाहिए मिलना चाहिए, पर सरकार कह रही कि हम धीरे धीरे चीजों को अप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सब्र आप भी कीजिए, ये देश भी तो आप ही का है। और नहीं तो क्या होगा, सरकार को विकास के कार्य रोकने पड़ेंगे और वहां पर खर्च करना पड़ेगा। फिर कल को हम क्या बोलेंगे, देखो सरकार कोई विकास का काम नहीं कर रही है। वही बात कि हमने अपने मम्मी पापा को लूट लिया जीवन भर अपने फालतू के खर्चे में, है ना, और कल को किसी के पेरेंट्स नहीं रहे और मकान नहीं बना पाए, कर्ज छोड़ गए, तो फिर हम क्या बोलेंगे, देखो हम पर कर्ज छोड़ के चले गए, हमारे माँ बाप हमारे मकान छोड़ के नहीं गए। तो भाई आपके खर्चे पूरे करते करते ही तो मर गए। ये तो उस वक्त आपको समझना चाहिए था ना कि हमारे क्या खर्चे जरूरी और क्या खर्चे जरूरी नहीं है। बस ये वही चीज हो गई बेटा। तो देश के लिए जरूरी है कि वो डेवलपमेंटल कामों पर खर्च करें। यस ऑफ कोर्स हम शिक्षा मांगे, रोजगार मांगे, मेडिकल फैसिलिटी मांगे, लेकिन हम हर जगह पर क्या मांग रहे हैं, सब्सिडी। और उस सब्सिडी का हम क्या यूज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन सरकार के लिए देखिए वो सब्सिडी कितनी भारी बनती चली जा रही है। तो वेरी गुड। और भी कोई एक आध बच्चा बताओ पीछे से, ऐसा नहीं कि सिर्फ साक्षी ने बता दिया बिलाल ने तो बात खत्म है। चलो कौन बताएगा बेटा, तुम बताओगे बेटा। हाँ हाँ बताओ बताओ, पंकज ना, हाँ बताओ। हाँ वो एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है जिसका ठीक, शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टाइम जो है हाँ बेनिफिट मिलेगा। शाबाश, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। और नॉन प्लान्ड है वो भी इन्वेस्टमेंट है, बस हाँ। उसके जो उसमें होगा हमें जो बेनिफिट नहीं मिलता। हाँ मतलब हम खर्च करना तो जरूरी है, बिल्कुल ठीक बोला, पर उस इन्वेस्टमेंट से हमें कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन तुमने ठीक बोला, इसीलिए बिल्कुल सही वर्ड यूज किया पंकज ने। सच में इसे इन्वेस्टमेंटल और नॉन इन्वेस्टमेंटल भी कहते हैं। सच में इसे निवेशात्मक और गैर निवेशात्मक व्यय भी कहते हैं कि एक जगह पर आप निवेश कर रहे हो तो आपको फ्रूट मिलेगा ही मिलेगा पलट कर, और एक जगह पर आप निवेश कर रहे हो तो उससे मिलेगा कुछ नहीं, पर आपको खर्च करना जरूरी, क्योंकि बार बार वही बात है कि वो रेवेन्यू है, कंपल्सिव काइंड है, रोजमर्रा के हैं, और उनको खर्च किए बिना हमारा देश चल नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए इसी में अब अगली बात करते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं प्रॉपर तरीके से रेवेन्यू बजट की और कैपिटल बजट की। ठीक है, चलिए रेवेन्यू बजट को हम आरबी भी कहते हैं और कैपिटल बजट को हम सीबी भी कहते हैं। तो जो रेवेन्यू बजट है हमारा, उसमें देखिएगा हमारे दो कंपोनेंट है ना। एक तो है रिसिप्ट्स और दूसरा है एक्सपेंडिचर्स। जिसे हम कहते हैं आय या प्राप्तियां या व्यय या खर्च। ठीक है, अब हम रेवेन्यू बजट की बात कर रहे हैं। अब रिसिप्ट से देखिए हमारे दो तरीके के होते हैं। ठीक है, कर राजस्व आय तथा गैर कर राजस्व आय, है ना। अब देखिएगा हमारे जो रेवेन्यू में बजट में, मतलब रेवेन्यू बजट में दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, एक तो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। आपको बिल्कुल क्लियर है। तो कुछ चीजें रिसिप्ट्स होंगी, मतलब हमें मिलेंगी, और कुछ चीजों पर हम खर्च करेंगे। तो जो हमारा रिसिप्ट्स है, मतलब आय या प्राप्तियां हैं, इसके हमने क्या बोला, आप दो कंपोनेंट कर सकते हैं। फ्लो चार्ट अगर आप बना रहे हैं तो खुद ब खुद उसके दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दीजिए अपने अपने तरीके से, जैसा आपको सूट करता है। और उसमें जो पहला हुआ वो कौन सा हुआ, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और दूसरा हुआ नॉन टैक्स। मतलब कि कुछ आय, कुछ रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमें कर से मिलते हैं बेटा, मिलते हैं। कर गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा जो रेवेन्यू रिसिप्ट का एक सोर्स है, लेकिन वो रेवेन्यू में आता है, क्योंकि वो बल्क भी नहीं आता है, सरकार को थोड़ा थोड़ा करके आता जाता रहता है, जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट
टैक्सेस। तो अगर आप इसके 2 पार्ट और करना चाहते हो तो इसके भी 2 पार्ट यहां पर अपने हिसाब से कर लो, कर ही लो, है ना। लिख लो उसमें कि एक तो हो गया डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने आपको बार बार बोला है कि तरीका आपका है। छोड़ दो मत सुनो। इंडिया में हर 100 मीटर की दूरी पर यही तमाशा है, काम नहीं है लोगों के पास कुछ भी। ठीक है, तो क्या है टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। टैक्स में बच्चों आप अपने तरीके से लिख सकते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से टैक्सेस होते हैं बच्चों? जो कि सीधे लिए जाते हैं, जिनकी वसूली सीधे तौर पर या डायरेक्ट फॉर्म में की जाती है। किन लोगों से? जिनके ऊपर उनका भार होता है ना। ठीक है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं कि सीधे उन लोगों से नहीं लिए जाते, अपितु या बल्कि उनका जो लास्ट बोझ है वो कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है। और आज आपको पता है कि पूरे इनडायरेक्ट टैक्सेस में उसका एक नाम कर दिया गया है, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसी टॉपिक में हम बात करेंगे, डोंट वरी एट ऑल, है ना। लिखने के बाद अभी आप ऐसे लिख लो जीएसटी, ये सब लिखते जो ऐसे फ्लो चार्ट में, बाकी मैं आपको बता दूंगी, सब डेफिनेशन वगैरह मैं लिखवा दूंगी, IGST, CGST, SGST सब लिखवा दूंगी, है ना। पर अभी फ्लो चार्ट बनाने के लिए आप अपने तरीके से लिखते चले जाओ। ठीक है, तो यहां पर लिख लो डायरेक्ट टैक्स, और क्या आएगा नहीं तो? हाँ, क्या बोल रही सेजल? कहाँ है तुम्हारा दिमाग? इनकम टैक्स नहीं लाओगी डायरेक्ट में तो लाओगी क्या? हाँ, फिर वही बात। अरे डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा टैक्स ही इनकम टैक्स है, ठीक है ना। और क्या सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट ही क्या है? इनकम टैक्स। ठीक है, बाकी और भी है पर सबसे बड़ा टैक्स उसका इनकम ही है, डायरेक्ट टैक्स का। और इनडायरेक्ट टैक्स का आप क्या हो गया? जीएसटी। तो आप फ्लो चार्ट में लिख लो जीएसटी। ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या मिलती है? इनसे चंक आय मिलती है, चंक इनकम या चंक रिसिप्ट होती है, छोटी छोटी मात्रा में होती है। उसके अलावा जो है वो है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। तो नॉन टैक्स जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, हाँ, वो गवर्नमेंट को अलग अलग तरीके से होती है। उसके कंपोनेंट्स क्या लिखिए, फ्लो चार्ट में लिखिए। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, गैर कर राजस्व प्राप्तियां, गैर कर राजस्व प्राप्तियां। मैं आपके ऊपर बम फोड़ देती हूं अभी, तुरंत ही एक ब्लास्ट कर देती हूं। लास्ट के 10 मिनट्स में आपको पूरा चार्ट मुझे आज की आज यहीं पर बनाकर तुरंत शो करना पड़ेगा, 15 मिनट्स बल्कि। हाँ, पूरा चार्ट जो मैंने शुरुआत से किया है बजट को तुरंत यहीं बनाना पड़ेगा 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर। ठीक है, ठीक। और नहीं तो अब मैंने सोच लिया है, बिल्कुल इस बार पनिशमेंट मिलेगी, और वो पनिशमेंट आपके पास अर्थदंड होगा, क्योंकि इस देश में अर्थदंड सबसे बड़ा दंड होता है। अगर मैं बोलूँ मार खा लो तो मार खाने को भी आप तैयार हो जाओगे। मार लो मैडम, लो मार लो, कोई बात, 4-6 तो मारोगे, क्या है। तो आपके ऊपर लगेगा जुर्माना 100 रुपए का। अगर आप ये चार्ट नहीं बना पाए, आपको इमीडिएट यहाँ पर 100 रुपए रखना पड़ेगा। नहीं, उस पैसे को हाथ मैं नहीं लगाऊंगी, उस पैसे से फिर आपको पार्टी दी जाएगी। आप बोलोगे ये बहुत अच्छा मैडम, फिर तो बनाएंगे ही नहीं, 100 रुपए कलेक्ट करके इससे अच्छा पार्टी करेंगे। मजाक कर रही हूँ, कोई अर्थदंड कुछ नहीं होगा। बस ये ध्यान रखिए कि आपको लास्ट के 15 मिनट में इसको आज ही के आज बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके साथ सख्ती नहीं होगी ना तो फिर आप चीजें सीख भी नहीं पाएंगे। इसलिए ध्यान से देख लो, अभी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। मैंने क्या बोला? 2 बजट है, रेवेन्यू और कैपिटल। साथ साथ रिपीट करो, 2 बजट कौन कौन से हैं? रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू के 2 पार्ट क्या होते हैं बच्चों? कैपिटल के 2 पार्ट्स कौन से हुए? कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, हमने पहला कंपोनेंट क्या लिया? रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट के 2 कंपोनेंट लिख दिए। पहले कंपोनेंट के भी क्या हो गए? पहले कंपोनेंट के 2 पार्ट्स हो गए, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, कर राजस्व प्राप्तियां, और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, गैर कर राजस्व प्राप्तियां। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट के भी 2 पार्ट्स हो गए, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि इनकम टैक्स एंड जीएसटी। और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट के जो है वो मैं आपको लिखवाने जा रही हूं। लिखिए, पहला सार्वजनिक क्षेत्र के, हिंदी में लिखवा दे रही हूं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त लाभांश,
के उद्यमों से प्राप्त लाभांश दूसरा ब्याज, ऋणों से प्राप्त ब्याज, ऐसे भी लिख सकते हो, ऋणों से प्राप्त ब्याज। अगला वित्तीय सेवाओं से आय, वित्तीय सेवाओं से आय, वित्तीय सेवाओं से आय। अगला सामान्य सेवाओं से आय, सामान्य सेवाओं से आय। अगला फीस तथा जुर्माने से आय, फीस तथा जुर्माने से आय। फीस तथा जुर्माने से आय। लास्ट सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान, सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स देखिएगा बेटा, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स में फर्स्ट डिविडेंड फ्रॉम पीएसयूज, डिविडेंड फ्रॉम PSUs, dividend from PSUs. Second, interest from the debt, interest from the debt. Next, income from fiscal services, income from fiscal services. Next, income from general services. अभी सब समझाऊंगी। इनकम फ्रॉम जनरल सर्विसेज सब इलाबरेट करूंगी अभी। इनकम फ्रॉम जनरल सर्विसेज। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम फीसेस एंड पेनल्टीज, या फीसेस एंड पेनल्टीज भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, हाँ, इनकम फ्रॉम फीसेस, फीस एंड पेनल्टीज, fees and penalties. Next, grant, only grant, 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 grant या अनुदान। ठीक है, ग्रांट। अभी देखो इसको एक एक को समझ लो अच्छे से कि अब हमने बोला कि नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब कि जो कर के अलावा है ना, या तो सरकार को इनकम कहां से मिलती है बच्चों, कर से मिलती है, टैक्सेस से मिल गई, पर वो इतनी बड़ी तो नहीं है कि सरकार के सारे रेवेन्यू बजट के खर्चे वो इन इनकम से प्राप्त कर सके या पूरा कर सके, है ना। और टैक्स जो है वो टाइमली आएगा, वही क्योंकि चंक है ना, एक बार में तो नहीं आएगा। ये सारे खर्चे सरकार को टाइमली ऐसे धीरे धीरे आते रहेंगे, तभी हम इसे क्या करें, चंक अमाउंट है, बल्क में नहीं है कि एक बार में सरकार के पास आ गया और सरकार ने उठाकर कहीं और खर्च कर दिया। धीरे धीरे सरकार के पास आते रहेंगे और सरकार भी धीरे 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 खर्च करती रहेगी। तो इसमें पहला कौन सा पॉइंट बताइएगा, पहला है हाँ, डिविडेंड फ्रॉम पीएसयूज। आप समझ गए। तो गवर्नमेंट को अपनी पीएसयू से, मतलब पीएसयू कंपनी से, जो अब आप पूरा पढ़कर आ चुके हो, है ना, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, जितने भी पीएसयूज है, और उनसे गवर्नमेंट को साल भर में जो भी डिविडेंड मिलता है, अगर मिलता है तो, क्योंकि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ दी पीएसयूज या पीएसईज आर रनिंग इन डेफिसिट। ठीक है, अभी भी कल परसों के पेपर में भी यही बात थी, है ना, कि सरकार के बहुत सारे पीएसयू है जो अभी भी घाटे में चल रहा है। कल या परसों के पेपर में था शायद, सैटरडे के, तो वही चीज आ गई। तो अगर उनसे कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, तो डिविडेंड मिल रहा है, तो ठीक है कि गवर्नमेंट उसको अपने नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में एड ऑन कर लेगी। फिर उल्टा होता है हमारे यहाँ, तो उल्टा सरकार को क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, उल्टा उनमें और भी ज्यादा री इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा, लेकिन ठीक है, हम मानते हैं कि सरकार का एक कॉम्पोनेंट तो है ही है, मतलब आप मानकर चलिए। दूसरा है सरकार द्वारा दिए गए ऋणों से प्राप्त ब्याज।
अब देखिए इस पॉइंट को समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये पॉइंट हर पॉइंट में आएगा, हर बजट में आएगा। जैसे देखिएगा कि सरकार लोन लेती भी है, बोरोइंग्स लेती भी है और बोरोइंग्स देती भी है। बिल्कुल ठीक बात है ना। लेती कहां से है बच्चों? इन जनरल वर्ल्ड बैंक। फिर आईएमएफ बोले, फिर पिटोगे, मार खाओगे। आईएमएफ जनरल कंडीशन में लोन देता है क्या? हाँ, बार बार क्या इंडिया का स्ट्रक्चर रीएडजस्टमेंट कराते रहोगे क्या तुम लोग? हाँ, फिर ये गलती से भी नहीं बोलना है, कुछ नहीं निकालना है। तुम यूपीएससी एस्पिरेंट हो, सोच समझ कर बोला करो, यूं ही नहीं बोला करो। तो हाँ, वर्ल्ड बैंक से लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया। ना तुम लोग इतना उलझते क्यों? जनरल, तुम लोग को कोई जनरल चीज क्यों नहीं ध्यान में आती है? मैडम सीधी सी बात है, अमेरिका से लोन लेते हैं, कनाडा से लेते हैं, फ्रांस से लेते हैं, जर्मनी से लेते हैं। जितने बड़े बड़े देश हैं, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लोन वही तो देंगे ना। कि लोन तुमको नेपाल दे देगा, खुद भुखमरी में मर रहा है, कि या हम लोग का फेवरेट पाकिस्तान दे देगा? हाँ, फिर ऐसी बातें क्यों करते हो, गंदी गंदी बातें क्लास के अंदर? अभी तो यही तो कर रहे थे तुम लोग। हाँ, तो हमको लोन कौन देगा? बड़े बड़े देश देंगे, अमेरिका देगा, फ्रांस देगा, ऑस्ट्रेलिया देगा, कनाडा देगा, जर्मनी देगा, ठीक है, ब्रिटेन देगा। ये सब लोग हमें क्या देंगे? लोन देंगे। लोन दे देंगे तो क्या हमारे दादाजी का, पिताजी का पैसा होगा जो फ्री में देंगे? उसके बदले में हमसे क्या वसूलेंगे? इंटरेस्ट। अब जब डेवलप्ड कंट्रीज लोन देंगे तो अपनी ही करेंसी में देंगे। करेंसी तो बहुत पावरफुल होगी, काम तो चलेगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट भी तो पावरफुल होगा। तो उसके बदले में हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। लेकिन ये तो हम बात करें कि जब हमने लिया, पर इंडिया ने भी तो किसी को बोरोइंग्स दी हुई है। हाँ, अब इंडिया किसको बोरोइंग दे रहा है? यस ऑफ कोर्स, हमारे फेवरेट कंट्रीज। हाँ, अपना बिग ब्रदर सिंड्रोम जो भारत के अंदर है ना, एक सिंड्रोम है कि हमेशा वो बड़े भाई की भूमिका निभाए। ऐसा सीधा साधा बड़ा भाई जो सूरज बड़जात्या की फिल्मों का है, ठीक है। सूरज बड़जात्या ने इंडिया को ही सामने रखकर ऐसे ही पिक्चरें बनाई जिसमें कि बड़ा भाई सब कुछ त्याग करने को तैयार है अपने छोटे भाइयों के लिए। इंडिया का भी वही हाल है। मालदीव्स हो गए, आपका अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इवन मतलब मैनी ऑफ द टाइम पाकिस्तान भी, कि अगर मुसीबत में आ जाए तो पाकिस्तान भारत को पूछे नहीं पूछे, उसी नालायक छोटे भाई की तरह, नहीं नालायक बेटे की तरह, क्योंकि हिंदुस्तान तो पिता है ना, हिंदुस्तान तो बाप है। तो उस नालायक बेटे की तरह जिसके लिए पिता ने सब खर्च कर दिया, लेकिन बेटा आज बाप को पूछने को रेडी भी नहीं है, लेकिन पिता तो फिर भी पूछेगा। तो वही बात है। तो भारत आज भी पाकिस्तान पर मुसीबत आती, जब भुखमरी है अभी भी चल रही है, लास्ट ईयर खूब थी, फिर भी पता है ना, मोदी गवर्नमेंट ने पूछा कि अगर आपको कोई लोन की जरूरत है, आपके ऊपर हालात इतने खराब है, जब आटे की लूट हो रही थी वहां पर और चावल की लूट कर रहे थे लोग, तो अगर आपको नीड है तो आप, लेकिन फिर वो वही उसी नालायक घमंडी बेटे की तरह है जिसको फादर पूछ रहा है, लेकिन फादर के मुंह पर दरवाजा बंद कर दे रहा है, निकल जाओ यहाँ से, तो निकल जाओ, हमें क्या दिक्कत है, बाकी तुम्हारी इच्छा। तो इंडिया किनको लोन देता है? इस टाइप के नटखट नालायक देशों को लोन देता है, और वहां से सरकार को जो इंटरेस्ट आएगा, क्या वो बहुत भारी आ पाएगा क्या बेटा? क्योंकि खुद ही भूखे हैं, खुद ही मर रहे हैं, ये क्या देंगे? उतने ही टाइम पर दे दे तो बहुत है। तो बेचारे भारत की स्थिति यहाँ पर और भी ज्यादा खराब है। और इसीलिए बार बार आपसे ये क्वेश्चन आईआर में किया जा रहा है कि क्या भारत की सार्क में रहने की रेलेवेंसी अब रह गई है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। भारत को इमीडिएट सार्क से आउट हो जाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि भारत उसमें से लोगों का बोझ हो रहा है और ये सब भारत के पीठ पर छुरा भोंक रहे हैं। आप देख रहे हैं सबके हालात वही है, मालदीव के भी हालात वही चल रहे हैं, नेपाल के भी हालात वही है, श्रीलंका और बांग्लादेशियों के भी हालात वही है। सब चीन के साथ मिलकर, और भारत की जो उन्नति है उससे जल की और सड़कें ये चीन के साथ मिलकर भारत की पीठ पर छुरा भोंकना चाह रहे हैं। तो भारत को इमीडिएट सार्क से आउट हो जाना चाहिए और अपने बिग ब्रदर की भूमिका को टोटल खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे ही भारत अब G20 जैसे देशों में मतलब जो बढ़ चुके हैं, शामिल हो चुका है। तो भारत की अपनी एक पावर है और उसको इन छोटे मोटे टुटपुंजिया देशों के साथ अगर संबंध रखने की नीड हो तो ठीक है, नहीं तो उसे नहीं रखना चाहिए। यही भारत की इकोनॉमी के लिए और सोशल लाइफ के लिए बहुत अच्छा
है ना। तो वही चीज़ है, तो इसमें भी भारत को कोई ज़्यादा इनकम नहीं होती, हाँ, बट हम मानेंगे कि इनकम होती है। अगला है इनकम फ्रॉम द फिस्कल सर्विसेज। अब भारत सरकार को बहुत सारी फिस्कल सर्विसेज से इनकम होती है, जैसे कि भारत सरकार करेंसी प्रिंट करती है, भारत सरकार डाक टिकट्स प्रिंट करती है, स्टाम्प वगैरह प्रिंट करती है ना, तो हम सब उसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसमें भी सरकार को घाटा है, खास तौर से डाक टिकट में, क्योंकि अब कोई भी चीज़ डाक के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से नहीं जा रही है, सारी चीज़ें ईमेल के थ्रू जा रही हैं, आपको पता है। तो लेकिन फिर भी सरकार को सिस्टम को तो बनाए रखना है, सरकार उसको बंद तो नहीं कर सकती, क्योंकि आज भी गाँव में या आपके कॉल लेटर्स वगैरह आप देखते हैं अभी भी ऑथेंटिक वे में आपके घर में ही पहुंचते हैं। भले आपको ईमेल आएगा, लेकिन सरकार आपको पोस्टल एड्रेस में डालेगी जरूर, क्योंकि उसकी जो महत्व है, उसका जो महत्व है वो बिल्कुल अलग ही है। और जब तक आपके घर में नहीं आए, आप तब तक श्योर नहीं हो सकते कि आप इंटरव्यू निकाल चुके हैं या मेंस निकाल चुके हैं, भले ईमेल में कितना भी आ चुका है। तो आपके हाथ में वो लेटर होना बहुत जरूरी है। तो ऐसी बहुत सी सर्विसेज है, ठीक है, कि जहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, तो सरकार को इससे भी इनकम होती है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम जनरल सर्विसेज। अब गवर्नमेंट की बहुत सी जनरल सर्विसेज है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इरिगेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो गया। तो गवर्नमेंट को यहाँ से क्या फीस वगैरह नहीं मिलती? मिलती है ना, शुल्क वगैरह मिलता है, चार्जेस मिलते हैं, तो वो इनकम हो गई। नेक्स्ट है फीस एंड जुर्माना, है ना। तो अब गवर्नमेंट को बहुत सारे अदर फीस मिलते हैं, पेनल्टीज से इनकम सरकार की बहुत है, जैसे कि सरकार की रेलवे की पेनल्टीज से इनकम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आए दिन लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं और गवर्नमेंट उन्हें पकड़ती है। नेशनल हाईवेज के ऊपर हो गया, है ना। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को इनकम बहुत ज़्यादा होती है। और लास्ट है ग्रांट, सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान। इस पॉइंट को भी समझ लीजिए। अब देखिए, जो अनुदान है ग्रांट है, ग्रांट और डेप्ट में या बोरोइंग्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप ग्रांट को और बोरोइंग्स को या डेप्ट को, मतलब कर्ज को और अनुदान को आप कैसे अलगाव में कर सकते हैं? ग्रांट पे इंटरेस्ट नहीं देना होता, लेकिन आपको उसे लौटाना होता है, ठीक है। और बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट देना है, ठीक है। एक पॉइंट सही, एक पॉइंट गलत है। एक्चुअली ग्रांट हमें लौटाना ही नहीं होता है। एग्जैक्टली, काइंड ऑफ एड, काइंड ऑफ गिफ्ट, ठीक कह रही है वो, ठीक है। ग्रांट है जैसे कि वही बात हो गई, दान, आपने दान किया है, वापस लोगे क्या? नहीं लोगे ना, कि पहुंच जाएंगे लेने। भिखारी को 10 रुपये दिया, दूसरे मेरा पैसा दे, कल तुझे दिया था ना, मेरा पैसा वापस कर। कैसे नहीं देगा? गरम घोट के मार देंगे तुझे, पैसा दे हमारा 10 रुपये। आपने दान दे दिया तो दे दिया, ठीक है ना, बस अब भूल जाओ। या तो देते तो सोच समझ कर देते, अब दे दिया तो दे दिया, बस वही चीज़ है। तो ग्रांट वही चीज़ है बेटा। इंटरनेशनली मार्केट में उसे दान हम नहीं कहते हैं, या चैरिटी ना कहकर उसे ग्रांट कहते हैं ना। तो ग्रांट होता है कि जब कोई कंट्री किसी मुसीबत में आई तो कुछ लोग ग्रांट करते, कुछ मतलब कंट्रीज ग्रांट करते। जैसे कि जब भारत में उत्तराखंड डिजास्टर आया था, जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई थी, बहुत बड़ी फ्लड हुआ था केदारनाथ में, तो उस समय बहुत से कंट्रीज ने हमें ग्रांट किया था, अनुदान, कि हम यह भारत की सहर्ष मदद कर रहे हैं। और इसके पीछे एक तरीका भी है ना, कि आज हम कर रहे हैं तो कल कोई हमारी भी करेगा। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कोई बहुत बीमार है, या बेटी की शादी है, पैसा कम पड़ रहा है, तो कुछ रिश्तेदारों ने मदद कर दी, अब उन्हें वापस नहीं चाहिए, किसी ने 10 दिया, किसी ने 20 दिया, किसी ने 30 दिया, तो ये सोच के कोई बात नहीं, कल हमारे यहाँ भी बच्चे हैं, वक्त बेवक्त होगा, तो हम भी क्या करते हैं, पलट कर वो चीज़ कर देते हैं। चलो भाई, हम उन्होंने हमारे यहाँ शादी में किया था, उनका कोई बड़ा ऑपरेशन हो रहा है किसी का, हम पहुंचे, उठाकर एक पैकेट दे दिया 50,000 का, चलो भाई हमारी ओर से आपको। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, जैसे हमारे नाते रिश्तेदारी में, आपसी में, वैसे ही कंट्रीज के भी रिलेशन होते हैं बेटा, उनके रिलेशन उससे अलग नहीं है। तो उन्हें पता, आज हम भारत की मदद कर रहे हैं, कल भारत भी इतनी बड़ी कंट्री है, कल हमारी मदद के लिए आएगा। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि अब नेशनल लेवल पे इंडिया को ग्रांट मिलना बंद हो चुका है। आई जस्ट डोंट नो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इस पॉइंट को इकोनॉमी में क्यों लिखवाया जाता है, ठीक है। लेकिन वो लिखवाया इससे जाता है, बताया इससे जा रहा है कि ताकि बच्चों के साथ वो हिस्ट्री भी क्लियर की जाए, क्योंकि एक्चुअली भारत को अब ग्रांट ना के बराबर मिलता है, ना के बराबर। पहली गलती उसमें की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, जब ब्रिटेन, हम कॉमनवेल्थ हैं मतलब मेंबर्स रहे हैं मतलब अभी भी हैं, और ब्रिटेन के हम उपनिवेश रहे, मतलब उनके गुलाम भी रहे, तो ब्रिटेन अपने देशों को मतलब मदद करता था जिसको उसने गुलाम रखा था।
आप वही कह लीजिए कि उसका पश्चाताप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, पर वो मतलब इन देशों की, जैसे किसी क्या कोई डिजास्टर हुआ, कोई और परेशानी आई तो ब्रिटेन उसको दान कर दिया करता था। तो ऐसे वो भारत को भी करता था। तो मनमोहन सिंह जी ने एक बार वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बोला कि भाई वैसे भी ब्रिटेन जो हमारी मदद करता है वो तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। अरे ऊँट के मुंह में जीरा ही सही, आपको जीरा ही मिल रहा है, जीरा ही लेते रहते, अरे फ्री में ही तो मिल रहा था। अब एक तो एक हमारी कोई मदद कर रहा है, मान लेते हैं, अब मदद कर रहा है तो करने दीजिए। अगर शहर से कोई कह रहा है कि चलिए हम 2-4-5 हज़ार की मदद करेंगे तो मेरा मानना ऐसा है कि ठीक है, अगर वो कर रहा है तो करने दीजिए। अब हम बोले उनके उसी से थोड़ी ना हमारा घर का खर्चा चलता है, हमें तो अपनी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो अगले को जब सुनाई में आएगा तो बंद कर देगा ना कि बताओ ये ऐसी बात कर रहा है। बल्कि हमें क्या कहना चाहिए कि नहीं यार, बहुत हमारी मदद हो जाती है, भले 2-4-5 हज़ार की ही सही, पर सामने वाला हमारी मदद कर रहा है तो हमें एक एक्स्ट्रा हेल्प हो जाती है। ब्रिटेन को पता चला कि भारत ने ये बात बोली, वो प्राइम मिनिस्टर ने उसने उठाया और अनाउंस कर दिया कि भारत का ग्रांट बंद, अब मैं भारत को कभी ग्रांट नहीं दूंगा। फिर दूसरी कंडीशन और भी है, सिर्फ अकेली ये कंडीशन है, 2 कंडीशन और भी है कि एक तो इंदिरा गांधी जी ने परमाणु पोखरण परीक्षण किया था और दूसरा वाजपेयी जी ने किया था। दोनों पोखरण में ही हुए थे हमारे न्यूक्लियर टेस्टिंग। तो जब न्यूक्लियर टेस्टिंग कोई कंट्री करता है ना तो उसे काफ़ी पावरफुल कंट्री बोला जाता है, क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगता है, अरबों डॉलर रुपए रखता है। तो जब भारत ने 2 न्यूक्लियर टेस्टिंग किए तो उसके बाद से भी भारत को ग्रांट मिलना बंद हो गया। एंड नाउ द करेंट सिचुएशन इज कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो जब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो भाई हमारी मदद कोई क्यों करेगा? आप बात समझिए, है ना। एग्जैक्टली हम अगर गरीब है तो कोई मदद करेगा। हम बढ़िया मर्सिडीज में घूम रहे हैं, बढ़िया होटल में खाना खा रहे हैं, तो कोई आपको मदद करने आएगा क्या? क्यों आएगा? हाँ, पर ठीक है, अगर हम थोड़े से कम हैं, लोगों को दिख रहा है गरीब है, रिलेटिव्स को, किसी को, तो लोग हमारी मदद करने आएंगे। तो बस वही चीज़ है। तो भारत अब मर्सिडीज में घूमने वाला देश हो गया है, तो भला उसकी मदद करने के लिए कोई क्यों आएगा? तो ये जो पॉइंट है एक तरीके से हमारे लिए खत्म है। लेकिन इसे इसलिए भी पढ़ाया जाता है ताकि आपको समझा दिया जाए कि भारत के रिलेवेंट, अगर हम बात करें इंडिया के रिलेवेंट, ये पॉइंट फिनिश है। लेकिन इंडिया को अपने स्टेट को ग्रांट देना पड़ता है। तो अब इंटरनल ग्रांट है, लेकिन जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ग्रांट, वो हमारे लिए खत्म हो चुका है। हाँ, लेकिन इंटरनल ग्रांट है क्योंकि इंडिया को अपने स्टेट्स को तो ग्रांट देना ही पड़ेगा ना। अगर उसके राज्य किसी मुसीबत में है और कोई बहुत बड़ी मुसीबत वहाँ पर आई है, कोई फ्लड है, अर्थक्वेक है, और भी कोई कंडीशन है, फसलें नष्ट हो गई हैं, तो इंडिया को तो उसको करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि वो एक फादर के रोल में होती है और जो स्टेट है वो बच्चों के रोल में है। तो वही बात है, बच्चे सेंट्रल की मदद करे या ना करे, मतलब वही स्टेट सेंट्रल की मदद करे ना करे, पर वही बात है, फादर को हमेशा अपने बच्चों की मदद करनी पड़ती है। जबकि इंडिया में एक से एक डेवलप्ड स्टेट है, चाहे तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद नहीं कर सकते? पर ये इतने निकम्मे हैं कि कभी भी मदद करने नहीं आते। चाहे तो कर सकते हैं ना कि भाई हम इतने बड़े स्टेट है, इतना डेवलपमेंट हमारे यहाँ पर है, हम सेंट्रल की मदद कर देते हैं किसी वक्त बेवक्त पे, है ना, लेकिन वो नहीं करते। वही जैसे बच्चे कि एक बार माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर अच्छी नौकरी पे लगवा दिया तो बच्चों को लगता है माँ बाप को पैसों की जरूरत ही क्या है ना। यही लगता है ये बच्चों को, मोस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर यही लगता है। लेकिन पेरेंट्स ने अपनी सारी ज़रूरतें छोड़कर बच्चों के लिए काम किया और करते रहते हैं। तो ये दोनों तरफ से ड्यूटी है जो निभनी चाहिए। लेकिन खैर क्या किया जाए, तो इकोनॉमी है। ठीक है, आई बात समझ में? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? कितने पॉइंट है? 5 या 6 पॉइंट है? सब क्लियर है आपको? 6 पॉइंट, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों का। हाँ बेटा, पूछो पूछो। हाँ, इनकम फ्रॉम फिजिकल सर्विसेज, जैसे कि बेटा हम लोग अपने यहाँ पर, मैंने बोला कि करेंसी प्रिंट करते हैं। अब करेंसी प्रिंट करना, सिर्फ प्रिंट करने से इनकम नहीं हो रही है, मतलब प्रिंट के बाद जब वो रोटेट होगी ना बेटा मार्केट में, तो अपनी वसूली करेगी ना, तो गवर्नमेंट को लाभ तो हो रहा है ना बेटा। अगर मान लीजिए मनी मार्केट में फ्लो ही ना हो, फील करके देखो, तो गवर्नमेंट को किस बात का लाभ होगा, है ना। तभी तो आप और मैं इन्वेस्ट करने जाएंगे बेटा। फिर इसी तरीके से हमने बोला कि जैसे डाक टिकट वगैरह छापना, स्टाम्प हो गए, कितने सारे ड्यूटीज हो गए, है ना, तो गवर्नमेंट को उन सबसे इनकम नहीं होती है बेटा? होती ही ना। जैसे आपको रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, है ना, कोई लेना देना करने जा रहे हैं, कोई और ऐसी बात है, तलाक है, विवाह के पेपर्स हैं, मैरिज के पेपर्स है, तो उन सब में क्या लगता है? स्टाम्प लगता है। तो हम लोग खरीदते हैं ना 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का स्टाम्प, है ना, तो उन सब से भी तो गवर्नमेंट को इनकम हो रही है। हाँ, छोटी छोटी मात्रा में है, पर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बेटा अपनी फिजिकल सर्विसेज से इनकम तो मिल ही रही है ना। तो वो चीज़ हो गया, है ना। ठीक,
और जनरल सर्विसेज हो गई, जैसे कि हमारा इरिगेशन हो गया, एग्रीकल्चर सर्विसेज हो गए, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, अदर कोई कम्युनिटी सर्विसेज हो गए, तो जहाँ से गवर्नमेंट को फीसेस मिलती है। जैसे बड़ी छोटी सी बात आप ऐसे समझ लो, एक तो चलो बड़े रूप में हो गया कि हमारे आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है बेटा, पानी की सप्लाई हो रही है, मान लीजिए रसोई गैस आ रही है, जनरल सर्विसेज, ये तो छोड़ दो। आप बड़ी जनरल सी बात निकालो कि जैसे रेलवे स्टेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने आरओ फिल्टर्स लगा दिए हैं, ठीक है ना, लगे रेलवे स्टेशन के ऊपर, 1 रुपए में पानी, 2 रुपए में पानी, ऐसे पानी है वहां पर, तो आखिर गवर्नमेंट को इनकम तो हो रही है ना। एक सोचो ना कि अभी तक गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रही थी पानी, पर उससे गवर्नमेंट को कोई इनकम नहीं थी। जैसे हम प्याऊ कहते हैं कि स्टेशन पर प्याऊ है, नल लगे हुए हैं, है ना, शीतल जल लिखा हुआ है कि वे लोग पिए आए, अब गवर्नमेंट ने आरओ लगा दिया। अब लोग क्या कर रहे हैं, वो पानी छोड़कर, ऑब्वियसली बात है 1 रुपए में पानी मिल रहा है, 1 रुपए में 1 लीटर, तो क्या दिक्कत है, अब 2-2, 3-3, 4-4 लीटर लोग भर रहे हैं। तो अब हमको लग रहा है बेटा वो चंक पैसा 1 रुपए 2 रुपए, पर आपको पता है गवर्नमेंट को इनकम कितनी हो रही है उससे। आज हमारे आपके लिए भी बर्डन नहीं है कि घर से पानी नहीं भी लेकर गया, कोई बात नहीं, आरओ अब तो गवर्नमेंट कह रही है कि जगह जगह ऐसे लगाने वाली है, जगह जगह ऐसे आरओ प्लांट, मतलब फिल्टर्स। तो हम जाएंगे, मेट्रो में भी कई जगह लगे हुए, है ना, टोकन डालिए, जेटीबी नगर पे भरिए, 1 रुपए 2 रुपए दीजिए और पानी भर लीजिए। अब हम पानी की मारामारी कर रहे हैं, कहाँ जाए कहाँ से भरे, सबसे बढ़िया है अपनी बॉटल फिल कर ली। तो गर्मियों में आप देखिए भीड़ लगी रहती है मेट्रो स्टेशन में भरने के लिए 1 रुपए 2 रुपए में। तो सरकार को एक ही मेट्रो स्टेशन थोड़ी ना पूरे देश में, तो ऐसे मतलब कितनी लाखों जगह पर ये आरओ प्लांट लगे हैं, तो जहां से गवर्नमेंट को क्या मिल रही है, सर्विस मिल रही है। तो हमारे लिए देखो, अगर 1-1 रुपए भी सोचो बेटा, और अगर 1 अरब 50 करोड़ लोग हैं और 1-1 रुपए भी खर्च हो रहा है, तो बताओ कितना पैसा हो रहा है, 1 अरब 50 करोड़। अब सोच लीजिए, 1 रुपए कहने के लिए क्या है, 1 रुपए, तो यही कहने का मतलब। तो गवर्नमेंट को इन सब से भी क्या होती है, इनकम मिलती है, ठीक है ना। ठीक, चलिए अब देखिएगा, अब ये तो हो गया हमारे रिसिप्ट्स। हाँ पूछो, ठीक, एग्जैक्टली, हाँ हाँ बेटा इसी में आएगा ना, और क्या, जनरल में ले लो ना, कुछ भी ले लो जनरल में, सही कह रही हो। जनरल का मतलब ये नहीं बेटा कि मैंने जो बताया सिर्फ वही है, बैंकिंग है, इसमें बैंकिंग भी तो है। आप चेकबुक मंगा रहे हो, आपके एटीएम का पैसा नहीं ले रही सरकार मेंटेन करने का, 100-150 रुपए, मुझे तो एसबीआई का पता है 150 रुपए लेती है, फिर है ना, एसबीआई में 150 रुपए, हर बैंक है। फिर इसी तरीके से आप लॉकर खोला हुआ है आपने, अब वो सरकार का कोई बल्क तो नहीं है ना बेटा, छोटा ही ना लॉकर खोला है, साल का 1000-1200 रुपए आपका जा रहा है। अब साल का 1000-1200 जा रहा है, हमें लग रहा है कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लगभग हर घर का लॉकर है, लगभग 100 में से 80-70 के पास तो 70 के पास तो लॉकर है बैंक में, या 60 या 50 के पास भी। तो आप देखिए कितना पैसा जा रहा है। हमने चेकबुक ली गवर्नमेंट से, तो क्या गवर्नमेंट फ्री में देती है, उसका कुछ मेंटेनेंस का पैसा 50-100 रुपए ले लिया। अब हमें लग रहा है 50-100 रुपए है बेटा, हमें लग रहा है, पर एक्चुअली वो मिलकर कितना पैसा होता है, अरबों लोगों में, करोड़ों लोगों में। हमें लग रहा है कि बहुत छोटा पैसा है 50-100 रुपए, है ना। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट को है वहां से इनकम मिलती है। हम इंश्योरेंस करते हैं, इंश्योरेंस में सरकार के पास जीएसटी नहीं जाता, उसी में से पैसा नहीं जाता है, हाँ वो तो चलो जीएसटी टैक्स में चला गया, और बाकी का जो पैसा जाता है गवर्नमेंट के पास, तो हर चीज में गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है। हमारे देश के सिस्टम में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बेटा कि जो गवर्नमेंट से होकर ना गुजरता हो, और गवर्नमेंट को वहां से चंक ही मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। इसीलिए आज गवर्नमेंट चाह रही है कि हर किसी व्यक्ति का खाता बैंक में हो, ताकि वो सुविधा यूज करे। कितने लोग क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, उसका मेंटेनेंस का पैसा देते हैं, आप बताइए, है ना। जैसे कि आजकल आप एक चीज बहुत सुन रहे होंगे, बहुत रील्स देख रहे होंगे, हालांकि चीज शुरू से थी कि एयरपोर्ट लाउंज में हम 1 रुपए में खाना खा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पर्टिकुलर कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या पर्टिकुलर कार्ड आप यूज कर रहे हैं, तो आपको लग जरूर रहा है कि 1 रुपए में हम लाउंज में खाना जरूर खा रहे हैं। वो पूरी गवर्नमेंट की सेटिंग है लाउंज के साथ, पता है ना। तो उसमें क्या है कि आप मेंटेनेंस का पैसा भी तो दे रहे हो, और खाने की कीमत है कितनी, और एक आदमी के खाने की लिमिट है कितनी। जब भी अनलिमिटेड खाना बोला जाता है तो हमारा पेट तो ऐसे ही भर जाता है, अनलिमिटेड सोचकर ही भर जाता है। तो हमें लग रहा है कि 1 रुपए में वाह क्या बात है, हम 1 रुपए में खाना खा रहे हैं। खाओ, कितना खाओगे, खाओ खाओ खाओ, 2 कोल्ड ड्रिंक पी लोगे तो पेट भर जाएगा बेटा, उसके बाद ही पेट फट जाएगा। पियो पियो, खाओ, कितना खाओगे, और ठीक है कोई खाने वाला है भी तो खाओ, कॉस्ट ही क्या पड़ रही है उनकी। और उसके बदले में जो सरकार उनकी सेटिंग से जो पैसा जनरेट हो रहा है वो, ताकि हर आदमी वो कार्ड बनवाने के लिए जाए। और फिर आप साल में कितनी बार एयरपोर्ट से जा रहे हो, लेकिन आप एक बार अगर कार्ड बनवा रहे हो तो उसका मेंटेनेंस हर साल सरकार को 200-400-500 रुपए
दे रहे हो, और उसके लिए कभी आप 4 साल में एक बार जाकर लाउंज में खाना खा भी आए तो भी उसकी कॉस्टिंग 200-250 रुपए से ऊपर नहीं जाएगी। कितना खाओगे यार, कितना खाओगे, मैं बता तो रही हूँ कितना खाओगे, है ना। तो बस वही बात है ना। तो जब भी अनलिमिटेड फूड होता है हम लोग जाते जरूर है, 150 में अनलिमिटेड थाली, 2 रोटी भी खा के दिखा देना, वो उतना खाना देखकर ही हमारा पेट भर जाता है। अपने घर में हम कम मात्रा में खाना होता है, इसलिए हम ज़्यादा इनटेक कर पाते हैं, क्योंकि एक ही सब्जी है, रोटी है, दाल है, पर इतना सारा खाना देखकर तो लगता नहीं कि हमारा वैसे ही पेट भर गया। तो ये सब ना सेटिंग है। हमको लगता है वाह सरकार कितनी मूर्ख है, लाउंज वाले कितने मूर्ख है कि एयरपोर्ट में हमको बैठाकर खाना खिला रहे हैं। भाई ये सब तो चीज़ें हैं जो अंदर ही अंदर चलती रहती है, सब सेटिंग से थ्रू सब ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, क्लियर है अभी? देख लो बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे ना, मैं जल्दबाजी किसी भी टॉपिक में की और इसमें तो मुझे बिल्कुल ही नहीं करनी है। ठीक है, कि बच्चे ये ना बोले कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था और मैडम ने इतनी जल्दबाजी में करा दिया। टाइम पूरा लो, अच्छे से लो, तुम्हें समझ में आना चाहिए, है ना बेटा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो सब मेरा उद्देश्य बेकार है। फिर अगला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट है किसका बेटा, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने क्या बोला कि ये सब रेवेन्यू काइंड के हैं, कंपल्सिव काइंड है, मतलब बाध्यताकारी किस्म के व्यय हैं जो हमें करना बिल्कुल जरूरी है ना, बाध्य है। इनको नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा, ये कंजम्पशनल भी होते हैं, मतलब उपभोग वाले होते हैं, मतलब एक बार कंज्यूम किया और बाद में बात इसकी खत्म है, क्योंकि इससे हमें कोई फ्रूट तो मिलने वाला नहीं है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से जो एक्सपेंडिचर्स है वो आते हैं। तो लिस्ट बनाइए, हिंदी के बच्चे लिखिए। आंतरिक तथा बाह्य कर्ज पर, आंतरिक तथा बाह्य कर्ज पर दिया गया ब्याज। आंतरिक तथा बाह्य कर्ज पर दिया गया ब्याज। दूसरा, हाँ, कर्ज पर दिया गया ब्याज भाई सरकार देगी, सरकार इसमें हर जगह पर शामिल है, आपको समझना है। दूसरा, कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन तथा पेंशन, कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन तथा पेंशन, वेतन और पेंशन भी सीधा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, आर्थिक सहायता या छूटे जिसे हम सब्सिडी कहते हैं, आर्थिक सहायता या छूटे जिसे हम सब्सिडी कहते हैं। अगला, रक्षा खर्च, अगला रक्षा खर्च, डिफेंस एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं, रक्षा खर्च। नेक्स्ट, सरकार का डाक घाटा, सरकार का डाक घाटा, सरकार का डाक घाटा। अगला, विधि व्यवस्था पर किया गया खर्च, विधि व्यवस्था पर किया गया खर्च। अगला, सामाजिक या आम सेवाओं पर किया गया खर्च, सामाजिक या आम सेवाओं पर, आम सेवाओं पर किया गया खर्च। लास्ट पॉइंट है, सरकार द्वारा भारतीय राज्यों या अन्य देशों को, राज्यों या अन्य देशों को दिया गया अनुदान, दिया गया अनुदान। इंग्लिश के बच्चे लिखिएगा। इंटरेस्ट बाय द गवर्नमेंट
interest by the government on internal and external borrowings. On internal and external borrowings. Next, salaries and pensions to the employees, to the government employees. Salaries and pensions to the government employees. Next, all subsidies. All subsidies. Next, defense expenditure by government. डिफेंस एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हो अकेला, डिफेंस एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट तो है ही है वहां पर ना. नेक्स्ट, पोस्टल डेफिसिट. पोस्टल डेफिसिट, मैं बार बार बोल रही हूं, इसमें गवर्नमेंट हिडन वर्ड है, आपको अपने मन से प्राइवेट नहीं सोचना है, ये सब गवर्नमेंट के ऊपर ही बात हो रही है. पोस्टल डेफिसिट. अगला, एक्सपेंडिचर ऑन लीगल सिस्टम. एक्सपेंडिचर on legal system. Next, expenditure on social or general services. Next, expenditure on social and general services. Next point, a grant by the government. Grant by the government to Indian state and abroad countries. Grant by the government to Indian states and abroad countries. या abroad. Abroad. अब देखिएगा इसमें फर्स्ट पॉइंट है, आंतरिक तथा बाह्य कर्ज पर सरकार द्वारा दिया जाने वाला ब्याज, है ना. तो अब ये एक्सपेंडिचर है बेटा. ऊपर हमने क्या लिखा था, रिसिप्ट, कि अगर गवर्नमेंट ने किसी भी कंट्री को, इंडियन गवर्नमेंट ने किसी भी कंट्री को बोरोइंग से डेप्ट दिया हुआ है, तो उसके बदले में उसे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो किस में जा रहा था बेटा, रेवेन्यू रिसिप्ट में जा रहा था. अब गवर्नमेंट ने भी तो कहीं से क्या लिया हुआ है, बोरोइंग्स लिया हुआ है, वही जो मैंने पहले पॉइंट बताया. अब मान लीजिए सपोज हमने अमेरिका से लोन लिया हुआ है या हमने फ्रांस से लिया हुआ है, तो हम उसके बदले में उसे क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे. अब देखिए यहां पर दोनों के बीच में कंपेयर पहले ही कर लीजिए कि हम दोनों पॉइंट्स में डेफिसिट में जाएंगे. कहां पर जाएंगे बच्चों डेफिसिट में, समझ से बताओ. हम डेफिसिट में ही रहेंगे इन दोनों पॉइंट्स में, मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में. और क्यों रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमने जो लोन लिया है वो महंगे देशों से लिया है, महंगे हुए, महंगे लोन लिए हैं, तो उसके बदले में हमें महंगा इंटरेस्ट पे करना है. तो हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा ही है ना, और जो हमारी रिसिप्ट है वो कम ही होगी ऑब्वियसली. क्यों, क्योंकि हमने जो दिया वो सस्ते देशों को लोन दिया है, और हमारा जो इंटरेस्ट भी आएगा वो कैसा आएगा, चीपर, है ना, एज कंपेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो इस पॉइंट को समझते चले जाना, ठीक है ना. तो इसीलिए इसी मात्रा में या इसी पॉइंट में हम क्या रहेंगे, घाटे में ही जाएंगे, ठीक है. दूसरा पॉइंट कौन सा इसमें देखिएगा, दूसरा सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन और पेंशन. अब सरकार दे रही है वेतन और पेंशन अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, तो गवर्नमेंट क्या मानकर चल रही है कि ये मैंने खर्च किया और ये पैसा मेरा गया, ये मैंने महीने की सैलरी दी और ये मेरा पैसा गया. क्यों गया, क्योंकि सरकारी अधिकारी और सरकारी कर्मचारी उस हिसाब की मेहनत नहीं कर रहे हैं. गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से इन्हें काम करना चाहिए ये अपना उतना आउटपुट अपने उस जॉब में नहीं दे रहे. और ये ट्रू है बेटा, एकदम ट्रू है. और तभी मोदी गवर्नमेंट ने आकर इसे फिल करने का, शायद आपको पता है कि नहीं पता, सबसे पहले पंचिंग सिस्टम किया, जबकि ये सिस्टम बहुत पहले हो जाना चाहिए था. और उसके पहले तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय एकदम मौज मारते थे, मतलब 10 बजे का ऑफिस होता था तो 12 बजे जाते थे, फिर लंच करने घर आते थे 1 घंटा 1.5 घंटा, फिर शाम को 5 बजे अपने घर आकर मतलब 2 घंटा भी काम नहीं करते थे. अभी नाउ कम से कम मोदी गवर्नमेंट ने उनके लिए कंपल्सिव काइंड कर दिया है कि आपको पंच करना है, 9 से लेकर 6 तक की तो आपकी ड्यूटी है, और ड्यूटी बढ़ाकर पूरी 8-9 घंटे की प्रॉपर
कर दी है, और उसके बाद भी अगर आपको रुकने की नीड है तो आपको रुकना पड़ेगा। तो मतलब वो चीज़ है, लेकिन फिर भी देखिए कोई इनोवेटिव आइडिया तो नहीं है ना इनके पास। आप देखिए कि इन्होंने बहुत बड़ा सिस्टम को बदल दिया है। जो हम क्या बोले, जो सरकारी महकमे जैसे चल रहे थे वो वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। वही सारी मतलब भ्रष्टाचारिता, वही लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म, वही भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, वही सारी चीज़ें हम लबालब सरकारी ऑफिस में देखते हैं, है ना। प्राइम मिनिस्टर कितनी भी कोशिश कर लें, मतलब एक कहते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर ईमानदार हो सकता है पर बाकियों को ईमानदारी का पाठ वो कैसे पढ़ाए। मुद्दे की बात वही है कि वो पैसा नहीं खा रहा है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन बाकी के लोग तो पैसा आज भी खा रहे हैं, कल भी खाते थे और आगे भी खाते रहेंगे। तो वही इसीलिए सरकार इसको किस में जोड़ती है, अपने रेवेन्यू रिसिप्ट में जोड़ती है। अगला है सभी क्षेत्रों में सरकार द्वारा दी जाने वाली छूटें या रियायतें। तो ऑल सब्सिडीज, तभी हमने बोलते सभी क्षेत्रों में, आप मेडिसिन में ले लो, मेडिकल में ले लो, आप एजुकेशन में ले लो, आप अदर बेसिक नेसेसिटीज में ले लो, जो आपके दिमाग में आ रहा है। ये पॉइंट आपको इतना मतलब क्लियर है कि बस मैंने बोल दिया सभी जगह पर। अब आप मुझसे एक एक चीज पूछे तो ये बेवकूफ़ी आपकी है ना। अब चाहे आप उससे रसोई गैस सिलेंडर में मान लें, चाहे एजुकेशन में मान लें, चाहे मेडिकल फील्ड में मान लें, चाहे टोल टैक्स में मान लें, चाहे किसी और सर्विसेज में मान लें, पर आपको पता है कि गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती ही देती है। चाहे किसी लोन में उठा लें, हम लोन उठाते हैं उसमें मान लें, पर सरकार को सब्सिडी देना ही है, खास तौर से फूड सब्सिडी। इसमें जब भी सब्सिडी की बात हो तो आपको बच्चों जो अच्छे तरीके से, जो मतलब कभी अगर आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, या पूछी गई है या इंटरव्यू में पूछी गई है, वो है फूड सब्सिडी। क्योंकि फूड सब्सिडी बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है हमारे देश में। उसका कारण ये है कि सरकार इतना महंगा अनाज लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट या पीडीएस में 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए किलो में डिस्ट्रीब्यूट करती है, पर आपको पता है कि बाद में जो कंज्यूमर है उसे लोकल मार्केट में या ओपन मार्केट में जाकर बेच देते हैं और उसका सरकार को कोई फायदा नहीं मिलता है। इनफैक्ट हमारे यहाँ के जैसे लोग भी जिन्होंने राशन कार्ड बनवाया हुआ है किसी तरीके से, और अगर राशन कार्ड में मतलब जो आता है अनाज वगैरह आता है तो उसको भी हम लोग ओपन मार्केट में जाकर बेच देते हैं, तो उसका सरकार को कोई फायदा नहीं मिलता। दूसरी चीज़ है, फूड सब्सिडी देने से लोग निकम्मे और निकट्टू बनते हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसीलिए इसे पॉलिसी ऑफ क्राइम कहा जाता है पूरे इकोनॉमिक्स के अंदर, कि एक्चुअली ना आपको फूड सब्सिडी कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कम से कम 2 वक्त का खाना है जो इस देश में लोगों को मेहनत करके कमा के खाना ही चाहिए। आपको सब्सिडी देनी ही है, ठीक है, आप एजुकेशन में दे रहे हैं, ठीक है, आप मेडिकल फील्ड में दे रहे हैं, चलिए बात समझ में आ रही है, लेकिन 2 वक्त का खाना, अरे ये तो कम से कम कमा के हमें हर कीमत पर खाना चाहिए। लेकिन उसी में हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा फूड सब्सिडी देती है सरकार, और वही सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है ना, जो कि जितनी ज़्यादा फूड सब्सिडी देती है, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री GKY, है ना, जो जगह जगह पर जिसके पोस्टर लगे, मैंने आपसे शुरू में पूछा भी था, है ना, तो वही सारी चीज़ें हैं, है ना। तो इसीलिए फूड सब्सिडी के ऊपर कभी क्वेश्चन आपसे हो सकता है, तो उसके ऊपर आप आराम से लिखिए इत्मीनान से कि मिलना चाहिए, लेकिन इतनी नहीं मिलनी चाहिए जितनी हमारी कंट्री में मिलती है। अगला है सरकार द्वारा उठाया गया रक्षा खर्च। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का। देखिए, आपसे हो सकता है यदा कदा यहाँ वहाँ कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा खर्च है जो दोनों में कवर होता है, कैपिटल में भी और रेवेन्यू बजट में भी। तो वो खर्च है हमारा रक्षा का, जो रेवेन्यू में भी आएगा और कैपिटल में भी आएगा। रेवेन्यू में आएगा तो चंक अमाउंट वाला आएगा, और जब कैपिटल में आएगा तो बल्क वाला आएगा। अब देखिए यहाँ पर चंक वाला कैसे आएगा। चंक वाला आएगा, आप समझ गए कि जब गवर्नमेंट को अपने CRPF को या अपने फोर्सेस को, जितने भी फोर्सेस काम करते हैं, बटालियंस काम करते हैं, तो गवर्नमेंट को उनके लिए फूडिंग का खर्चा उठाना पड़ता है, उनके सैलरीज का, पेंशन्स का जो खर्चा उठाना पड़ता है, वो किस में आ जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है। लेकिन गवर्नमेंट मान लीजिए जिसे उसे जब कैपिटल बजट में करती है तो कैसे करेगी, बल्क में करेगी। जैसे कि मान लीजिए सरकार ने राफेल खरीदे, कुछ मिग फ्लाइट्स खरीदे, है ना, या बड़ी बड़ी कोई पनडुब्बियां ली या और भी रॉकेट या ऐसे कुछ चीजें की, तो उसमें गवर्नमेंट ने बल्क में पैसा खर्च किया। तो ये अकेला खर्च है सरकार का जो दोनों बजट में कवर होता है, और ये जो कवर होता है खासतौर से रेवेन्यू बजट में हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि फिर वही बात आती है, आप बोलेंगे कि हमारी जितनी सीमाओं के देश हैं, ठीक है, ये जितनों की सीमाएं वहाँ यहाँ देखिए, जितनों के साथ इधर से लेके ऊपर लेके नीचे तक हमारी पूरी सीमाएं हैं, हम लगातार जयचंद से घिरे हुए लोग हैं,
सब दुश्मन है हमारे, ठीक है ना। वो कहने के लिए हमारे मित्र बनते हैं, पर उन सब सीमाओं पर देखें हमें कितनी बड़ी बड़ी फेंसिंग करनी पड़ रही है, इलेक्ट्रीफाइड फेंसिंग करनी पड़ रही है, बड़ी बड़ी फ्लड लाइट्स लगानी पड़ रही हैं। आप देखिए तो ये सब क्या है बेटा, ये सब हमारे लिए बहुत बड़ा खर्च है। अगर हमारे आसपास के पड़ोसी इस किस्म के ना होते, है ना, कि जो हमेशा हमारी पीठ पे छुरा भोंकने को तैयार रहते, तो शायद हमारा आज रेवेन्यू बजट का जो खर्चा जो बहुत बड़ा है बेटा, वो इतना खर्च ना होता। कितनी बटालियन तैयार की हुई है हमने, है ना, कितनी फोर्सेज हैं जो तैयार हैं, उनके पे कितना अरबों रुपए का खर्च गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि ये नालायक और निकम्मे पड़ोसी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ। और सरकार को इसीलिए सबके साथ जो है अपनी फेंसिंग वगैरह करनी पड़ रही है, कटीली तारे, कहीं इलेक्ट्रीफाइड, कहीं कुछ। और उसके बाद भी देख लीजिए घुसपैठिए आ ही जाते हैं, उसके बाद भी देख लीजिए आ ही जाते हैं। तो वो सारा खर्चा है, तो उस पर भी गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ा। जैसे बड़ी छोटी सी बात है आपको बताने के लिए, मतलब नॉलेज क्या होता है, नॉलेज ऐसे ही मिलता है। नॉलेज जो आता है वो ऐसे ही आता है कि हम आपसे शेयर करें, हमारे साथ हमारे टीचर्स ने शेयर किया था तो हमें ये बात पता चली। तो हमने पूछा था, मुझे आज भी याद है, हमारी क्लास में किसने पूछा था, जब हम इकोनॉमी पढ़ते थे, मतलब मैं तो 11th क्लास से इकोनॉमी के स्टूडेंट रही हूँ, तो क्लास में किसने पूछा था कि अच्छा मैडम पढ़ाती थी हमें भी एक, कि मैडम इसमें और भी क्या खर्चा है, सिर्फ खाने का ही तो खर्चा है, और सरकार क्या खिलाती है, दाल रोटी ही तो खिलाती है। जैसे यदा कदा नहीं वीडियो आ गया, लो जी सरकार ये पतली दाल खिला रही है, हाँ तुमको पतली दाल मिल रही है और तुम इतनी सर्दी में गर्मी में वो पतली दाल खाकर खड़े हो। भाई मेरे, वो पतली दाल होती है या उस टाइप का खाना होता है जब कोई वॉर वगैरह चल रहा होता है, अचानक से रसद वहां तक नहीं पहुंच पाता है, तब भी सरकार रसद पहुंचाती है। युद्ध जब लड़े जा रहे होते हैं, रसद समझिए ना, रसद उनके मटेरियल को कहते हैं, फूडिंग मटेरियल को रसद ही नाम दिया जाता है, तब भी रसद पहुंचती है। आपको पता है अदरवाइज जो ऊपर से जितने भी ठंडे प्रदेशों के साथ जो ऊपर हमारे रह रहे हैं लोग, है ना, लेह लद्दाख ऊपर सब जगह, आपको पता है कि सरकार कितनी बढ़िया किस्म की वाइन पिलाती है उन्हें, वो वाइन जो करोड़पति अपने घर में नहीं पी पाता है। आपको पता है कहने वाले क्या बकवास करते इस देश के अंदर, मतलब अकल तो दो कौड़ी की नहीं है, उठाकर कुछ भी बोल दो। वाइन के बॉक्सेस ही बॉक्सेस जाते, पेटियां ही पेटियां जाती हैं। पता है आपको वाइन की इतनी महंगी वाइन, बॉइल्ड चिकन पूरा, आपको पता है देसी मुर्गा वो सब खिलाया जाता है, कड़कनाथ मुर्गा। भाई तभी तो इतनी सर्दी में वो माइनस इतने टेम्परेचर में खड़े कैसे हमारे सिपाही। हमें क्या सब मजाक लग रहा है कि सरकार वो पतली दाल और कच्चा प्याज ऐसा दिखाया जाता है, वो मिर्ची देकर मर जाएंगे। वो हम आप तो काम नहीं कर सकते, वो दाल पीकर और वो रोटी खाकर हम आप तो ना पढ़ सकते ना पढ़ा सकते, वो कहाँ से काम करेंगे। बहुत बढ़िया लाजवाब खाना देती है, लाजवाब खाना देती है। आप बद्रीनाथ केदारनाथ जाइए और देखिए फोर्सेस क्या खाना खिलाती हैं। पूछिए जो लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा करते हैं, कभी सुना है लोगों से, उनसे पूछिए कि रास्ते में खाना कौन खिलाती है, सेना। पता है ना, जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सेना खाना खिलाती है, और कितने में, 10 या 20 रुपए में। अब पूछिए वो क्या खाना खिलाती है। देसी घी जो टपकता है, बोले ऐसे टप टप होता है, ऐसा खाना रहता है, वो यात्रियों को खिलाती है। अमरनाथ जाने वाले, केदारनाथ, कैलाश मानसरोवर की यात्रा में कभी कोई गया हो, उससे पूछिए तो वो रास्ते में क्या खाना मिला, वो सेना खिलाएगी खाना, क्योंकि सेना लगी हुई है वहां पर, वो खिलाएगी खाना। और वो जब खाना खिलाएगी तो पूछिए क्या खिलाया जाता है खाने में, क्या मिलता क्या खाने में, बता नहीं पाएगा इंसान। ये लवाला पंजीरी, उसमें ड्राई फ्रूट ऐसे कूट कूट के भरे होते हैं, वो सब पंजीरी खिलाती है गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट उस चीज का कभी बखान नहीं करती है। लेकिन अगर एक बार किसी मुसीबत में पतली दाल आ गई तो उसमें वीडियो वायरल हो जाता है, लीजिए हमारे सैनिक ये खा रहे हैं, हाँ हमारे सैनिक यही तो खा के जिंदा है ना। तो यही चीजें से आप कम से कम इन चीजों को समझिए कि भैया बहुत एक्सपेंसिव फूड मिलता है, ड्राई फ्रूट्स इनके यहाँ भरे रहते हैं, काजू बादाम पिस्ता ऐसे मुट्ठी, और उसका कोई हिसाब नहीं होता है, यूं मुट्ठी भर के खड़े होते हैं और इस तरीके से खाते जाते हैं, और जवान हमारे तैनात रहते हैं। ये सब नहीं है कि इनको ऐसे कुछ भी कुछ खाना वाना खिलाकर इनको, हाँ पिज्जा बर्गर खाने को नहीं मिलता। बाकी तो रसद जो होता है, जो प्रॉपर फूड जिसे हम कहते हैं, फ्रूट्स वगैरह, ये सब तो जबरदस्त है, मतलब कि इतना इन्हें खाने को मिलता है जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए फूडिंग पर सरकार का बहुत ज्यादा खर्चा होता है, मतलब रेवेन्यू के ऊपर बहुत खर्चा होता है। जूते इनके स्पेशल बनवाती है सरकार, है ना, जूते स्पेशल बनते हैं कंपनीज से, सर्दी गर्मी के जूते अलग होते हैं,
है ना, तो अलग एक एक जूते की कीमत बोलते हैं अगर हम मार्केट में निकाल लें तो एक जूता इनका होता है 25 से 30 हजार रुपए का, एक जूता, एक जोड़ी। अगर हम उसे खरीदें तो हमें 25 से 30 हजार में पड़ेगा। पैर एकदम गर्म रहते हैं उनके अंदर, फिर भी हमारे बहुत से जवानों को आपको पता है गैगलिन हो जाती है, ठंड में पैर गलना, है ना। जैसे हम लोग कभी ठंड में बहुत काम कर ले, बर्तन वर्तन धो रहे हैं तो ऐसा लगता है ये उंगलियां सुन्न हो गई, जम गई हैं, तो मम्मी वगैरह गर्म पानी से धोती है हम लोग, तो वैसे ही ये ठंड में खड़े हैं तो पैर इनके गल जाते हैं, तो कई बार कट करने पड़ते हैं पैर। तो गवर्नमेंट उस सिचुएशन से बचाने के लिए अब तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया वाले जूते होते हैं, इनको ड्रेस व्रेस कैप वगैरह, और वाइन ये लगातार वहाँ पीते रहते हैं, तो वाइन पी के इनकी क्या है बॉडी जो है वो गर्म रहती है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। अब यहीं से देख लीजिए हम लोग क्या कहते हैं कि खर्ची क्या है। अगला है सरकार का डाक घाटा, पोस्टल डेफिसिट। तो सरकार का डाक घाटा बहुत है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्यों? क्योंकि अब हम लोग पोस्ट करते ही नहीं हैं, अब थोड़ी ना हम चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी लिखते अब व्हाट्सएप पे लिख देते हैं, स्नैपचैट पे लिख देते हैं, इंस्टा पे लिख देते हैं, है ना। और अगर ऑफिशियल कोई वर्क है तो वो ईमेल पर हो जाता है ना। हम लोग का जैसा काम है, आप लोग का काम है, कोई ऐसा काम है तो वो ईमेल पर हो जाता है। बाकी तो क्या है, अब चिट्ठियां लिखने की नीड ही नहीं है लोगों को, है ना। तो बस यही बात है, तो उस पर सरकार का घाटा है, लेकिन उसे मेंटेन करना पड़ता है। फिर अब विधि व्यवस्था पर किया गया खर्च, तो लीगल सिस्टम, इसमें क्या आता है, वही पुलिस हो गया, है ना, बटालियन। अब जैसे कि अभी रिसेंट तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है फार्मर मूवमेंट, बिल्कुल रिसेंट एग्जाम्पल है ना, कि गवर्नमेंट को सीआरपीएफ के जवान खड़े करने पड़ रहे हैं, कितनी फेंसिंग करनी पड़ रही है, 5 लेयरिंग 8 लेयरिंग फेंसिंग है, कितने लोग खड़े हैं। फिर वही बात आ गई कि उनको खाना पीना नहीं मिलेगा, चाय मिलेगी, दिन भर ठंड है, खाना पीना मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी उन्हें, है ना, कुछ ड्रेसेस दी गई हैं, इक्विपमेंट दिए गए हैं, लेकर खड़े हैं इस तरीके से, तो खर्च तो गवर्नमेंट कर ही ना बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट तो हो नहीं रहा है काम, तो वो सारी चीज़ें, कितनी बैरिकेडिंग की गई है, तो वो है। फिर सामाजिक सेवाओं और आम सेवाओं पर किया गया खर्च, तो भाई जितनी जनरल सर्विसेज हैं, टॉयलेट्स बनवाना, बाथरूम जगह जगह बनवाना, बेबी फीडिंग रूम बनवाना, ऐसी कितनी तमाम सर्विसेज हैं जो आप यहाँ वहाँ देखते रहते हैं, प्याऊ वगैरह बनवाना, है ना, तो इस तरीके की खर्च करते हैं गवर्नमेंट। और फिर है सरकार द्वारा भारतीय राज्यों और अन्य देशों को दिया जाने वाला अनुदान। तो ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही समझाया कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब खुद उनके लिए तो खत्म हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट को अपने अदर स्टेट को, ठीक है, या जो अदर कंट्रीज हैं उनकी मदद के लिए उन्हें देना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान में जो बाढ़ आई थी, आई थिंक 13 या 14 में शायद बाढ़ आई थी, तो भारत ने $500 अरब का लोन दिया था। 13 या 14 में आई थी बाढ़, तो $500 अरब की मदद की थी भारत ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की। तो वो एक ग्रांट था जिसे इंडिया को वापस नहीं लेना था। तो इस तरीके की चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब एक काम की बात इसमें समझिएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर लगातार कि आरडी मतलब जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब राजस्व घाटा, है ना। अब हमेशा घाटा जो डेफिसिट वर्ड है वो कैसे क्रिएट होगा, कैसे होगा बच्चों, कैसे होगा बेटा? नहीं, इंपोर्ट क्यों ला रही हो बेटा? अभी नहीं, अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों ला रही हो? घाटा, राजस्व घाटा बेटा, हम लोग ट्रेड डेफिसिट नहीं पूछ रहे, व्यापार घाटा नहीं पूछ रहे। हाँ बस, शाबाश, वेरी गुड, कॉन्सेप्ट क्लियर। जब हमारा रिसिप्ट कम है और हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, कान ऐसे पकड़ो चाहे वैसे, या एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसिप्ट कम है, बात एक ही है बेटा, ठीक है। तो इन टोटल जब हमें पता है वही कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, तो अगर हम अपने सोर्सेस से ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो जैसे हमारा परिवार, मैंने उस दिन क्या बोला था, बर्बादी की ओर जाएगा ही जाएगा, वैसे भी देश भी बर्बादी की ओर जाएगा। तो आप देखिएगा हमारा जो जब रेवेन्यू रिसिप्ट है वो कम है और जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है, तो ये दोनों कंडीशन मिलकर क्रिएट करेंगी रेवेन्यू डेफिसिट को। और इसका क्या उपाय है, क्या सजेशन है आपके हाथ में, क्या सजेशन देंगे आप मुझे? अपने एक्सपेंडिचर्स को हम कम करें, और उन एक्सपेंडिचर्स में हम सबसे पहले किसको कम करें? देखिए एक्सपेंडिचर में भी जो बाकी सारे पॉइंट्स हैं वो मस्ट है,
जैसे लीगल सिस्टम हो गया बच्चों, और चीजें हो गई, जनरल सर्विसेज हो गई। आप देखिए फाइनली इसमें आपको एक, हाँ डिफेंस आपके लिए जरूरी हो गया। आप देखिएगा फाइनली आपको इसमें क्या मिलेगा, वही सब्सिडी। अगर आपको सिर्फ उसमें काम का पॉइंट मिलेगा कि मैडम हमें सबसे पहले कहाँ कमी करनी चाहिए, तो डेफिनेटली वो हमें मिलेगा वहां पर सब्सिडी, स्पेसिफिकली फूड सब्सिडी। और कौन सा हो सकता है बताओ? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर वही चीज है, बोलो बोलो अपना पॉइंट रखा करो। पोस्टल डेफिसिट भी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन फिर उसके लिए बेटा हमें पोस्टल जो पूरा सिस्टम है उसको बंद करना पड़ेगा। अब वो हम बंद नहीं कर सकते, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी हर आदमी ईमेल यूज नहीं करता है, आज भी हर आदमी व्हाट्सएप यूज नहीं करता है, आज भी हमारे बहुत से काम है जो पोस्टल के माध्यम से जाते हैं। एक और उसमें पावरफुल पॉइंट हो सकता है आपका, एक इंटेलेक्चुअल पॉइंट, दैट इज हमारा जो एक्सपेंडिचर, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है। तो उसमें कई बार बहुत से जो थिंकर्स हैं वो ये सलाह देते हैं कि भारत को ना अपने आसपास के ना पड़ोसी देशों से एक राउंड टेबल टॉक करनी चाहिए कि देखो तुम्हारा भी इतना पैसा जा रहा है और मेरा भी इतना पैसा जा रहा है, अगर हम लोग अपने इन्हीं पैसों को अपने अपने डेवलपमेंटल वर्क में लगाएं, मतलब वही कैपिटल बजट में लगाएं, तो हमारी कंट्री भी ग्रो करेगी और हमारे लोगों का भी भला होगा। पर ये बात कौन मानने के लिए तैयार है? ये वही बात होगी कि हमारा नालायक पड़ोसी है और हमारे घर में हमारी यंग डॉटर्स हैं और उसकी नज़र हमारे घर पर हमेशा रहती है, तो फादर को ना चाहते हुए अपने घर में बहुत फेंसिंग करनी पड़ेगी, बहुत फेंसिंग करनी पड़ेगी। लेकिन देखा जाए तो वो जबरदस्ती है ना, उतना खर्च हमें करने की नीड नहीं है ना, लेकिन हमें पता है कि पड़ोसी बहुत ही बदतमीज है, बहुत ही दुष्ट किस्म का है, तो ना चाहते हुए फादर को उतनी पहरेदारी घर के अंदर बैठानी पड़ेगी कि कल को मैं बाहर जाता हूँ, बच्चियाँ घर में अकेली हैं अपनी मम्मी के साथ, तो मुझे उतनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। बस ये वही चीज हो गई। अब हम घर तो बदल नहीं सकते इतनी आसानी से, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता हम दूसरी जगह जहाँ जाएंगे हमें लोग बहुत अच्छे मिलेंगे। तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, अपने घर की भाई कैमराज लगवाएंगे, सिक्योरिटी करेंगे ताकि पता चले कौन आ रहा है कौन जा रहा है ना, क्या चीज़ें। लेकिन है तो बेमतलब का खर्चा ना, बस ये वही बात है। तो आप क्या बात करोगे, पड़ोसी से बहुत बार बात भी कर लो तो मानेगा क्या? वो क्या मान लेगा क्या कि नहीं मेरे घर के जो बेटे हैं बड़े दुष्ट किस्म के, आवारा किस्म के और आपकी बेटियों पर नजर रखते हैं? वो कहेंगे जाओ अपनी लड़कियों को संभालो। नहीं, सही बात है, वो क्या नहीं, जाओ अपनी बेटी को संभालो, जाओ जाओ, हमारी बेटी यहाँ वहाँ देखती रहती है। वो जो हमारी सोसाइटी में बात है, ये वैसे ही निकम्मे और निखट्टू पड़ोसी हमारे, कि आप इनसे बात भी करने जाओगे, हम क्या कर रहे हैं, हमने थोड़ा कुछ किया, जाओ जाओ अपनी सीमा संभालो। तो इन निकम्मे लोगों के साथ फिर यही बेहतर है कि हम अपनी चाक चौकसी ही बेहतर करें। जैसे कि चीन घुस कर आकर भी मना कर देता है, मैं तो घुसा ही नहीं, मैं तो घुसा ही नहीं, मैं तो आया ही नहीं, आया आकर चला गया और सीधा इंटरनेशनली क्या बोलता है, तो है ही पाकिस्तान, वाह आतंकवादी गतिविधि कर दिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तूने नहीं किया तो किया किसने, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये तो जब देखो मुझ पर बात आ जाती है, कहीं भी आतंकवादी हमला होता है मैं ही फंसता हूं, तू क्यों फंसता है? तो तेरे संगठन कैसे आ जाते हैं सामने भाई, कैसे तुम लोग जिम्मेदारी ले लेते हो? पाकिस्तान नाना करता है, उसका कोई कंट्रोल तो नहीं अपनी इंटरनल व्यवस्था के ऊपर, और उसके जो आतंकवादी है, आतंकवादी समुदाय है, वो एक्सेप्ट, हम इसके जिम्मेदार हैं। वो भी कहता है पानी पानी कर दिया कम वक्तों ने, कहता है मैंने कुछ नहीं किया, और बाद में आईसीस आ जाएगा मैंने किया, मैंने कराया और कराऊंगा। अब पाकिस्तान की थू और थू पाकिस्तान की, है ना। तो बस ये वही बात हो गई, है ना। तो इसीलिए हमें ना चाहते हुए क्या करना पड़ता है, पूरा एक मैनेजमेंट यहाँ पर बैठाना पड़ता है, तो उसको हम नहीं कर सकते। फाइनली बेटा हमारे हाथ में वही चीज बच रही है, सब्सिडी। कोई बात नहीं, हमारी सॉरी की छोड़ो, देखो बॉटल तो नहीं खराब हो गई, थर्मोसिल वाली थी क्या? हाँ तो गई, थर्मोसिल वाली तो इतने में चली जाती है, देख लेना एक बार, है ना। हाँ हाँ नहीं सही बात है, थर्मोसिल बॉटल फायदेमंद है, पर यही नुकसानदायक है कि अगर एक बार गिरी तो गई, उसकी प्लेट अंदर से गई और ना पानी ठंडा ना गर्म, फिर वो तो नॉर्मल बॉटल ही बन के रह जाती है। ठीक है, चलो ठीक है, आज चार्ट नहीं बनवाया, पर इस गलती में मत रहना कि तुम लोग बच जाओगे। धमकी, हाँ धमकी दे रही हूँ, धमकी, सही कह रही हूँ बच्ची, नहीं कल नहीं होगा कंप्लीट, अभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता तुम कल सब गायब हो जाओगे कि आज कहीं मैडम चार्ट ना बनवा लें, कल वाल नहीं होगा, अभी कंप्लीट, गलती में मत रहो, अभी चलेगा। और चार्ट कभी भी बनवाया जा सकता है, ठीक है, इस गलती में मत रहना कि मैं आज नहीं बनवा रही हूँ तो तुम लोग बच गए हो, बचोगे नहीं तुम लोग कहीं से भी, ठीक है। इस टॉपिक में नहीं मजाक कर रही हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा ही है ना। तो एक बार चार्ट बना के क्लास में मुझे बढ़िया शो करना है ना, ठीक। मन में तो ऐसा आ रहा है
कि तुम लोगों से एक चार्ट पेपर ही मंगवा लिया जाए और बोला जब बढ़िया ड्रॉ कर दो। देखो ये भी एक काम अच्छा हो सकता है एक एक्टिविटी के तौर पर, और फिर बढ़िया से रूम में लगा लो, है ना। तो क्या सोचते हो एक चार्ट पेपर ही लेकर आओगे? सही कह रहे हैं, है ना। बढ़िया चार्ट पेपर लाओ, पेंसिल लाओ, स्केल लाओ, बढ़िया बना के शो करो। हाँ ले आओ, रख लो, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। वही निकम्मे पड़ोसियों की तरह कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है। तुम तो बस रेडी रहो अपने इक्विपमेंट के साथ, ठीक है। हाँ लेकर आओ चार्ट पेपर, उसे बढ़िया बना के फिर शो करना, अपने रूम में लगा लेना, है ना। ठीक, चलो बहुत क्वेश्चन आएंगे बेटा इससे, बहुत क्वेश्चन आएंगे, 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। ठीक है, यू वेलकम बेटा। रेवेन्यू बजट था और जो सेकेंड था वो नहीं समझ में आया। कौन सा? कैपिटल यानी पूंजी तो अभी पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाया नहीं ना, जैसे मतलब मुझे जैसे ग्राफ में तो लिखना ही पड़ेगा। हाँ अब इसके बाद कल वही उसी का नंबर आएगा। हाँ वही वो तो बेटा अभी कल मैं पूरा पढ़ाऊंगी ना, अभी तो पूरा कैपिटल बजट कल पढ़ाऊंगी ना, है ना। हाँ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्वेश्चन बेटा कल मिलेंगे। कल मेरे को फीवर आ गया एक्चुअली, आवाज़ से भी लग रहा होगा, तो फीवर अभी चल भी रहा है बहुत, तो फीवर आ गया तो कल दिन भर आराम किया, तो कल फाइन मिल गया, है ना बेटा। ओके थैंक यू बेटा। नहीं मैंने वही बता दी वो क्वेश्चन ना दिन का, कल फीवर आ गया था मुझे, तो कल दिन भर आराम करती रही, तो कल फाइन एकदम।
होंगे नहीं। हाँ यार थोड़े दिन से ऐसे ही है। निकलने चलना बता ब्राइट में चल बदल आई है। बहुत देखे तेरे जैसे है ना सिमरन बहुत ज्यादा ऐसा बोलना फ्रैंक मतलब में खाता आना मत देगा गोटियां हिल ओ भाई ये तो वो कह दिया देश को आजाद कर रखा है ये अपनी जिंदगी। वाह वो तो वाले मुझे डाल पापा तो आप ये मेरे लेकिन उसकी लाइफ तो अच्छी थी बेटा मैं तो पहले तक चला दूं मैं देख रहा तो सो रहा था उसे चलो वही वही काम बता रहा है मेरे नंबर डालो सही है नहीं क्या क्या नहीं किया कोई बात नहीं कुछ नहीं होता ज़्यादा से ज़्यादा हिचकी तो आ जाती मुझे और क्या होता हमसे तो ज़्यादा दिखाया ही नहीं Study of government revenue and expenditure ये तो सर का पढ़ाया हुआ है क्या उसका लेके बोल रही थी as far as public financial sector अरे यार मेरे पास का